हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। आज आपके इस उर्दू में है ना वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम उर्दू वाला है। आप लोग का खुशामदीद है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आ चुके हैं फिर से क्लास 10th के लिए उर्दू का महा मैराथन क्लास लेकर, जो कि बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। आप लोग से गुजारिश है कि अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग प्लीज़ गुजारिश है कि आप लोग जुड़ जाए और इससे कामयाबी हासिल करें। इससे के पहले वीडियो में हमने महा मैराथन क्लास 1 लेकर आए थे कि बहुत दिनों के बाद मिले थे, और एक बार फिर से आज हाजिर हुए हैं। एक बार मौका मिला है महा मैराथन क्लास लेकर आने का, तो आप लोग से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, और जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक वो जुड़ जाए। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। ये महा मैराथन क्लास 2 है जिसको आप लोग देखना बहुत ही ज़रूरी है, देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते। कुछ यहाँ पे हिदायत दिए गए हैं, ठीक है। कुछ हिदायत का मतलब क्या होता है, हिदायत का जमा देख लीजिए। हिदायत का जमा हिदायत होते हैं, यानी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो बहुत खास होने वाली है, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और हम लोग को तैयारी जो है बहुत ज़्यादा करनी है। और टेंशन क्या बोलते हैं, टेंशन तो सबको ही रहता है, तो टेंशन तो हमको भी है। चलिए खैर, पहला यहाँ पे हिदायत दिया गया है कि तालिब इल्म जहाँ तक हो सके, ठीक है, पहला याद रख लेंगे आप लोग, तालिब इल्म जहाँ तक हो सके वो अपने ही लफ्ज़ों में जवाब देंगे और सभी सवालों के जवाब जो देना है लाजमी है। तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है कि जवाब देते वक्त जो है अपने तालिब इल्म को लफ्ज़ों का खास ख्याल रखना है, यानी जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे गलतियाँ ना करेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई मान लीजिए कोई लिखता कुछ वर्ड, जैसे गलतियाँ क्या करते हैं एग्जाम हॉल में, देख लीजिए बच्चे लोग लिखने में लिखते हैं लब आती दुआ, और इसको लिख देता है कुंची लिब भी आती है, लिख देता है, ठीक है। तो ये सब गलतियाँ वर्ड होती है। जैसे लिखना चाहिए कि मान लीजिए कलम लिखाता है तो इसको लिख देता है कुमल लिख देता है, ठीक है। जहाँ पे लिखना चाहिए उसको काम, वहाँ पे लिखता है कीम, ठीक है। तो ये सब वर्ड गलत हो रहा है, इस वर्ड से हमें बचना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे जानकारी दिया गया है। चौथा नंबर पॉइंट हमारा बताया जा रहा है कि इस सवाल नामे को पढ़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया जाता है। सभी बच्चों को इस सवाल को पढ़ने के लिए पूरे किताब को, जितने भी क्वेश्चन होते हैं किताब के, उन तमाम को पढ़ने के लिए जो है 15 मिनट का वक्त मिलता है। आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और 5वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ये सवाल नामा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी इस सवाल को जो हम बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम देखते हैं, एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन मिलता है उस 2 क्वेश्चन होता है। 2 तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक से जो है सेक्शन ए मिलता है और दूसरा सेक्शन बी मिलता है। तो सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव होता है जिसको हम लोग तैरीन सवालात कहते हैं या मरूजी सवालात कहते हैं। उससे जो है तबील सवालात जिसको हम लोग सेक्शन बी का प्रयोग करते हैं। सेक्शन बी के लिए तबील सवालात होते हैं, जरूर आप लोग देख लेंगे। चलिए फटाफट आज हम लोग उर्दू की जो है ना खास जो है सेक्शन ए लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि बहुत ही अहम सवाल होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखें। तो देख लीजिएगा, सेक्शन ए में सिर्फ ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका ये 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम उर्दू वाला है उनसे जुड़ जाए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आती रहेगी और हमारी तमाम वीडियो मिलती रहेगी। तो यहाँ पर ये सब सारी जानकारी थी जिसको आप लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी था, और एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट लाने के लिए सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे कुछ बातें और दिया गया है कि सेकेंड जो है ना, मतलब सेक्शन ए में मारूजी 100 सवालात होते हैं, और हर के लिए एक जो है एक मार्क होता है, यानी 1 नंबर होता है, जिनमें से 50 के सही जवाब देना है। और इसको ओमर सीट पर जो है दिए गए सही जवाब के सामने जो है काले या नीले या बॉल पेन के माध्यम से जो आप लोग क्या कर सकते हो, दायरा को, ये जो गोलाकार होता है उसको भरेंगे, ठीक है। अगर 50 से ज़्यादा के सवाल अगर आप देते हैं तो उससे क्या होंगे, सिर्फ जो है 50 के ही शुमार किए जाते हैं, यानी 50 का ही गिनती किया जाएगा। उसके बाद ओमर सीट को किसी का भी यानी जो है लिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, ठीक है। तो शुरू से लेकर याद रखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक जहाँ तक आपको 50 ऑब्जेक्टिव पूरा रहा है, आप चाहे 99 नंबर क्यों ना बनाए, 98 नंबर क्यों ना बनाए, या 95 नंबर ही क्यों ना बनाए, या 1 नंबर क्यों ना बनाए, आपको ओनली फॉर जो है 50 ऑब्जेक्टिव ही सही करना है। कितना ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे बच्चों, 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है। 50 से अगर ज़्यादा आप लिखते हैं तो आपकी जो अगर गलतियाँ भी होगी या सही भी होगा तो वो भी नंबर कट सकता है, क्योंकि 50 तक एक शुरू से लेकर अंत तक, यानी शुरू से लेकर जहाँ तक 50 आपका बना हुआ सवाल पूरेगा वहीं तक उसको जांच किया जाएगा। उसके बाद आपको छोड़ दिया, चाहे उसमें गलती हो चाहे सही हो, आपका जो आंसर आना होगा वही में आंसर नंबर मिलने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा गलती ना करेंगे, चुन चुन के जो है आपको जो याद है 50 ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। चलिए ये सब बातें हैं जो कि जानकारी थी पहले, उस तरह से आप देख लीजिएगा। उमर सीट को आप कुछ भी ना करेंगे, नाखून और वगैरह जो बैटनर का प्रयोग नहीं करेंगे, ब्लेड या नाखून वगैरह का कोई चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इस सब चीज़ से आप लोग को बचना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में जा सकती है ना, आपका कॉपी जो है ना पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ फटाफट जान लेते हैं सेक्शन बी के अंदर, सॉरी सेक्शन ए के अंदर देख लीजिए। और दर्जिल मारूजी सवालात में से किसी जो है किन्हीं 50 के सही जवाब देना है और यहाँ पे दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन सही स्टार्ट करने वाले हम लोग, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, परवेज शाहिदी की वफात किस बीमारी से हुई थी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा हो रहा है यहाँ पे कि दर्जिल मारूजी सवालात में से परवेज शाहिदी के, है ना, परवेज शाहिदी की वफात किस बीमारी से हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बता सकते हैं आप लोग परवेज शाहिदी की वफात किस बीमारी से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है प्लेग, ऑप्शन नंबर बी में मर्ज तनकीफ, या ऑप्शन नंबर सी में जो है टीबी, ऑप्शन नंबर डी में जो है सरतान। तो इस किस बीमारी से परवेज शाहिदी का इंतकाल हुआ था, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो आप लोग किताब पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं उसको, एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि मतलब जो है ना मर्ज तन, है ना, तन्स दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना, मर्ज तन्स कहते हैं उसको, ठीक है ना। परवेज शाहिदी को जब यानी बीमारी हो गया था तो वो उसको जो है इसको ही उर्दू में, बीमारी को ही उर्दू में कहा जाता है मर्ज कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेंगे, चलिए मर्ज कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा मर्ज जो है तनफिस के जो है ना उसकी बीमारी की वजह से इसकी जो है परवेज शाहिदी की मौत हो गई थी। आप लोग याद कर लेंगे 5 मई, याद कर लीजिएगा आप लोग कितना मई होता है, 5 मई याद रखेंगे, 5 मई को, है ना, 5 मई, यहाँ पे हिंदी लिखा गया उसके लिए सॉरी, चलिए देख लेते हैं। तो 5 मई आप लोग याद कर लीजिए, 5 मई, ठीक है ना, 1968 याद रखेंगे, 1968 में परवेज शाहिदी का इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये भी कर दिया जाता है। और एक और क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए परवेज शाहिदी की पैदाइश कब हुई, ठीक है ना। तो परवेज शाहिदी की जो पैदाइश हुई थी आप लोग याद कर लेंगे 30, है ना, 30 दिसंबर, 30 दिसंबर, सितंबर है ना, अच्छा सॉरी हाँ 30 सितंबर, ठीक है, सितंबर, 30 सितंबर 1910, ठीक है ना, 1910 में इसकी पैदाइश हुई थी। किसकी, परवेज शाहिदी की 1910 में पैदाइश हुई, और 5 मई 1968 ईस्वी को ये दुनिया से रुखसत हो गए, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है तसलीस हयात किसका शेरी जो है ना किसका मजमुआ है। तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा, तसलीस हयात के नाम से जो इसका शेरी मजमुआ है। तो अभी ये भी क्वेश्चन किया गया ऊपर में, परवेज शाहिदी है, तो ऑप्शन नंबर परवेज शाहिदी ना पड़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया अख्तर ईमान, है ना, अख्तरुल ईमान, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। परवेज शाहिदी, हाँ बिल्कुल सही जवाब यही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, परवेज शाहिदी नहीं। तसलीस हयात के नाम से जो है ना यहाँ पे तसलीस हयात और उसके नाम जो है रक्स हयात, ठीक है ना, इनके परवेज शाहिदी के 2 शेरी मजमुआ थे। याद कर लेंगे बच्चों, परवेज शाहिदी के 2 शेरी मजमुआ याद रखेंगे। कितने शेरी मजमुआ हैं, 2 शायरी मजमुआ, यानी 2 शेरी मजमुआ है ना। पहला क्या है तो याद कर लीजिए आप लोग, रक्स, ठीक है ना, क्या है तो याद रखेंगे रक्स, ठीक है ना, या रोक्स याद रख सकते हैं, रोक्स हयात, ठीक है, हयात करके देख लीजिएगा, ये हयाते करके ज़्यादातर ये शेरी मजमुआ लिखा गया है। तसलीस हयात लिख करके और जो है रोक्स है ना या रक्स हयात करके इन्होंने 2 के ना यानी 2 शेरी मजमुआ लिखा है, जो बहुत ही खास है, आप लोग जरूर याद कर लेंगे। बिहार बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने पहला शेर जो है 8 साल की उम्र में, इन्होंने पहला शेर जो है 8 साल की उम्र में कहना शुरू किया था। इन्होंने पहला शेर जो है ना 8 साल की उम्र में, याद रखिए बच्चों, 8 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में जो है पहला शेर इन्होंने कहना शुरू किया था। ध्यान दीजिएगा, 8 साल की उम्र में पहला शेर कहना शुरू किया था। और इन्होंने तखल्लुस जो इस्तेमाल किया था पहली बार परवेज शाहिदी ने, तो इकराम, ठीक है ना, इकराम, अपना जो नाम के जो शुरू में जो इस्तेमाल करते हैं शायर, तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, वो शुरू में किया था इकराम, ठीक है ना, इकराम करके, ठीक है, इकराम करके इन्होंने शेर व शायरी अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। फिर बाद में जो है इन्होंने फिर बाद में परवेज करके यानी जो परवेज शाहिदी रखने लगा। मगर पहला पूछ परवेज शाहिदी का पहला तखल्लुस क्या है, तो याद रखिए सही बच्चों, इकराम है, और दूसरा तखल्लुस जो है बाद की तखल्लुस जो है परवेज है, ठीक है ना, परवेज है। जिस तरह से हमने पढ़े थे गालिब के चैप्टर में पढ़े थे, गालिब का पहला तखल्लुस असद था, दूसरा नंबर गालिब हो गया, तो इसी तरह से परवेज शाहिदी का पहला तखल्लुस इकराम है और दूसरा इसका खुद ही यहाँ पे परवेज है, ठीक है। इस तरह से याद रख लीजिएगा आप लोग। और परवेज शाहिदी का पूरा नाम जो है सैयद इकराम हुसैन था, ठीक है ना, परवेज शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन था, याद कर लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा नज़म बिजली अखम्बा के, नज़म बिजली अखम्बा किस तरह की नज़म है, नज़म बिजली अखम्बा किस तरह की नज़म है ना। चलिए
नजम बिजली का खंबा किस तरह के शायर है, आप लोग याद कर लेंगे। नजम बिजली का जो खंबा है आपको बता दें, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पे पाबंद नजम है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नजम मारी है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आज़ाद नजम है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कहीं ना कहीं आज़ाद नजम। हमेशा जो ज़्यादातर जो नज़म लिखा गया था वो सारे के सारे नज़म जो कहीं ना कहीं आप देख लेंगे तो सारे के सारे जो नज़म था ना आज़ाद नज़म लिखा गया था, ठीक है ना। अब बहुत सारे नज़म के बारे में पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर ज़्यादातर आज़ाद होता है। बाकी हंसी मजाक वाला नज़म आ जाता है, जरीफाना हो जाता है, मगर ज़्यादातर आज़ाद नज़म ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो नज़म बिजली का खंबा जो है ये नदा फाजली ने लिखा था, याद रखेंगे। और ये नदा फाजली जो बिजली का खंबा के बारे में लिखे तो थे, मगर इसके अंदर चांद की रोशनी के बारे में बताया गया कि जब एक समय था कि जब लोग यानी चांद की रोशनी के सहारे चलते थे ना, तो उसके बारे में चांद की रोशनी कभी मैला नहीं हुई थी। मतलब जो है ना बल्ब का जब से आविष्कार हो गया पूरे दुनिया में खंबा ही खंबा नजर आने लगा, इलेक्ट्रिक चीज़ का जो है प्रयोग होने लगा, हर जगह जो है कहीं कहीं जो बिजली का प्रयोग होने लगा, तो बल्ब जो है चांद की रोशनी को कोई मतलब जो पूछता नहीं है। इसलिए चांद की रोशनी अब खत्म हो चुकी है, मगर चांद की रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया की भले बल्ब बंद हो सकती है, दुनिया की भले लाइट खराब हो सकती है, ठीक है, मगर जो चांद की रोशनी है वो कभी खराब या कभी जो है ख़त्म नहीं होने वाली। जब तक दुनिया कायम है उस तक हम यानी अब तक जो हमेशा क्या है चांद की रोशनी बनी रहेगी और चांद भी हमेशा टिका रहेगा। तो याद रख लीजिएगा, ये सब बात जो है ना बहुत खास है। नज़म जो है बिजली का खंबा के शायर कौन है, नदा फाजली, याद रखेंगे। और इन्होंने एक नज़म और लिखा है, याद कर लेंगे। एक नज़म उसके ने लिखा है कि नज़म बहुत आसान थी पहले। इन्होंने लिखा क्या लिखा है, नज़म बहुत आसान थी पहले, इन्होंने ही लिखा था, याद रख लेंगे। नज़म बहुत आसान थी पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, देखिए नदा फाजली। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है नदा फाजली जो है किस शोहरत के, नदा फाजली जो है किसकी है ना, किस शोहरत किस तरह के शायर थे, यानी कि नदा फाजली की जो शोहरत है किस तरह के शायर की है, कहीं ना कहीं यानी नदा फाजली कैसे फेमस हुए इसके बारे में क्वेश्चन है। क्या गज़ल गो है या यानी गज़ल के माध्यम से फेमस हुए थे, या जदीद नज़म निगार के हैसियत से मशहूर हुए थे, क्या मरसिया निगार के हैसियत से, क्या मरसिया या का मसनबी निगार के हैसियत से, है ना। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। तो इसका आंसर अभी हमने आपको बताया कि पहली बात तो ये नदा फाजली ने नज़म बहुत आसान थी और ये भी नज़म लिखा, बिजली का खंबा के भी लिखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बिजली का खंबा जो है ये क्या है, हमारा नज़म है। नज़म बहुत आसान थी, ये भी क्या है, ये भी नज़म है। तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे जो बेस्ट आंसर होना चाहिए वो जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नज़म है ना जदीद नज़म निगार कैसे से मशहूर, यानी इन्होंने नज़म लिखा इसलिए नज़म, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे तो नज़म रहा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जदीद नज़म निगार कैसे से इन्होंने नदा फाजली, नौ से नज़म और नौ से नदा फाजली होता है, नौ से नज़म होता है, ठीक है। इसका ट्रिक याद रख सकते हैं, नौ से नदा फाजली और नौ से नज़म निगार कैसे से मशहूर हुए। और इन्होंने नौ से नज़म लिखा तो उसका नाम है नज़म लिखा इन्होंने। चलिए तो याद कर लीजिएगा आप लोग सही बच्चे। नदा फाजली जो है कि जो शोहरत मिली थी वो नज़म निगार के हैसियत से शोहरत इसको मिली थी, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नज़म जो है बहुत खास थे, इन्होंने लिखा है। और इसके बाद जो है नदा फाजली की जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन नीचे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, तो याद कर लेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि फिल्मी सिनअत में नदा फाजली, क्या बोला क्वेश्चन, फिल्मी सिनत में नदा फाजली ने किसकी हैसियत से वाबस्ता थे, यानी किस हैसियत से फिल्मी दुनिया में ये मशहूर हुए, ठीक है ना, फिल्मी दुनिया में। तो आखिर क्या इसका आंसर क्या देना चाहिए, इसका आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो इसको थोड़ा हम आपको जूम कर देते ताकि आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है पहला नाबिल निगार होगा, क्या अफसाना निगार होगा, क्या नगमा निगार होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नगमा निगार की, क्योंकि ये नदा फाजली बाद में क्या किए थे, बुआ नदा फाजली जो थे बाद में क्या कि इन्होंने जब देखा कि नज़म निगार के हैसियत से अच्छा नहीं चल रहा तो इन्होंने फिल्म में चले गए और नगमा निगार करने, नगमा का मतलब होता है गाना, और मुकालमा निगारी की हैसियत से मशहूर हो गए फिल्मी सिनत में। याद रखिए 2 क्वेश्चन पूछा था, नगमा निगार की हैसियत से और दूसरा क्या किए थे तो मुकालमा निगार की हैसियत से। फिल्मी डायरेक्टर बन गए और गाना उन्हें लिखने लगे, और डायरेक्टर का जो है ना कहीं ड्रामा निगारी के बारे में इन्होंने बताने लगे, कैसे क्या नाटक करना, कैसे क्या चीज़ करना, उसके बारे में ये फिल्मी दुनिया में काम करते रहे, ठीक है। याद करें फिल्मी सिनत में किस तरह से वास्ता हुए थे, नदा फाजली जो नगमा निगार के हैसियत से और मुकालमा निगार के हैसियत से शुरू में फिल्मी दुनिया में मशहूर हो गए थे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी। चलिए अगला बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि खरा डिनर क्या है। पहली बात खरा डिनर एक नज़म होगा। खरा डिनर क्या है आप लोग याद कर लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है खरा डिनर क्या है, तो खरा डिनर एक मज़ाहिया नज़म है। याद रखें खरा डिनर, खड़ा होकर खाना खाओगे और कोई देखेगा तो हंसी तो लगबे करेगा, तो कहीं ना कहीं क्या है मज़ा आएगा आपको।
तो आपको भी तो हंसी लग जाएगा ना। तो वही बात है, तो मज़ाहिया नज़म है, कहीं ना कहीं मज़ा आ गया है ना। खाना खाने में खड़ा होकर कहते हैं ना, उसके शादी में गए थे खाना खाने, तो उसके खाने में जो है ना सिस्टम में ऐसा था कि यहाँ तनी सा चावल लो, वहाँ तनी गोश्त लो, तनी वहाँ मछली लो, तनी वहाँ मिठाई लो, तनी वहाँ कुछ लो। तो मतलब हंसी लग जाता है इंसान को, एक खड़े रह जाता है, एक दूसरा खा लेता है। तो बड़ा हंसी वाला या नज़मों में बहुत हंसी लगा दिया गया, ठीक है ना। मज़ाहिया नज़म है, तो आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। प्लेट लिए बेचारा एगो खड़े रह जाता है, एगो खा के भाग जाता है, ठीक है। एगो चावल लेता था, एगो चावल ही लेते रहता है, एगो ताले बेचारा प्लेट ले खड़ा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा दिक्कत वाली बात होता है, हंसी भी आता है और गुस्सा भी उठता है। तो ये हो एक प्रकार क्या है, मज़ाहिया नज़म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। खरा डिनर कैसा नज़म है, मज़ाहिया नज़म है। ये किसने लिखा था, परवेश शाहिदी ने लिखा था, याद रखेंगे। परवेश शाहिदी नहीं, किसने लिखा था, याद कर लीजिएगा आप लोग। खरा डिनर जो था सैयद मोहम्मद जाफरी सैयद मोहम्मद जाफरी का खरा डिनर नज़म लिखा गया है। और परवेश शाहिदी हम नौजवान हैं उसके लिखने वाले शायर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद कर लेना चाहिए कौन किताब में क्या लिखा है। थेम्बल तो आप जरूर याद कीजिए, ठीक है ना। थेम्बल का भी अलग से एक वीडियो बना दिया गया है, आप अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, कहते हैं ना, जाइए आराम से देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। आपको ये तैयारी भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रही है, चलिए। सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है बउआ, बता दीजिए। सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? क्या ऑप्शन नंबर हिंदुस्तान से, क्या ऑप्शन नंबर ईरान से, क्या ऑप्शन नंबर पाकिस्तान से, क्या ऑप्शन नंबर बांग्लादेश से, क्या हाँ से होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो। तो सैयद मोहम्मद जाफरी का जो ताल्लुक़ है, याद रखेंगे बच्चों, पाकिस्तान से है। याद रखिए कहाँ से है, पाकिस्तान से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए कि सैयद मोहम्मद जाफरी की बात खत्म हो गया। अब जिस नज़म में किसी के मरने पर जो गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? किसी भी नज़म में किसी के मरने वालों पर जो गम इजहार किया जाए, गम का इजहार किया जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सबसे पहली बात करें, जिस नज़म में किसी मरने वालों की, किसी की बात है तो शख्सी मरसिया कहते हैं। पर शख्सी मरसिया ऑप्शन में नहीं रहेगा तो भैया मरसिया होगा इसका आंसर। आप देखेंगे ऑप्शन देखते हैं क्या होना चाहिए, क्या कसीदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर जी। मरसिया हाँ हो जाएगा मरसिया। चलिए आगे देखते हैं, मसनबी, गज़ल कौन होगा? तो बिल्कुल यहाँ शख्सी मरसिया तो है नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, मरसिया हो जाएगा। याद रखें, किसी मरने वालों की तारीफ यानी इमाम हुसैन को छोड़कर बाकी लोगों पर जो बात कही जाए, मरने पर इजहार गम किया जाए, उसे हम लोग शख्सी मरसिया कहेंगे। और इमाम हुसैन पर जो बात लिखी जाए, गम का इजहार किया जाए, मरने पर शहीद हो गए, उसको बोलते बुआ मरसिया कहते हैं। मरसिया का मानी होता है रोना और मातम करना। ये अरबी लफ्ज़ से निकला है, रेशा से निकला है, जिसका मानी होता है रेसा रेसा कर आंसू निकलना। तो यानी रोना और मातम करना। क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़िए। चलिए मरसिया के मशहूर निगार याद रख लेंगे बच्चों। मरसिया के जो मशहूर निगार है, मरसिया मशहूर निगार कौन है? मरसिया के मशहूर निगार कह सकते हो, मरसिया मशहूर निगार बता दीजिए। मरसिया के जो मशहूर मरसिया निगार है वो कौन है? तो याद रखेंगे बच्चों, मीर अन्नीस है। मीर अन्नीस जो मरसिया की बहुत ही मशहूर है। और मीर दबीर, जब मीर अन्नीस नहीं रहेगा तो मीर दबीर रहेगा, ठीक है ना। मीर दबीर और मीर अन्नीस याद रखे सही बच्चे। उसके बाद इतना ही नहीं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन याद रख लीजिए यहाँ पे कि उर्दू का पहला मरसिया कौन है? तो आप लोग याद कर लीजिए, नौसरहार है, ठीक है ना। नौसरहार है, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसरहार ये मरसिया भी है और मसनबी भी है, ठीक है। तो दोनों याद कर लीजिएगा। अगर आपको उर्दू की पहली मसनबी कदम राव पदम राव, जब कदम राव पदम राव नहीं तो नौसरहार ही मसनबी होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देख रहे हैं, देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, फटाफट देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था भैया? तो मिर्ज़ा गालिब का लक़ब पूछ रहा है, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? सब जानते हैं मिर्ज़ा नौसा भैया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा नौसा। चलिए मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था बच्चों? तो याद रखें, मिर्ज़ा नौसा के नाम से मशहूर हो गया था। कहते हैं मिर्ज़ा नौसा भैया, मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। मिर्ज़ा गालिब का पुराना मिर्ज़ा लखा गालिब था। चलिए मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस था, दूसरा तखल्लुस उन्होंने गालिब करना स्टार्ट कर दिया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, आगे चलिए फटाफट देखते हैं। हंसो नहीं बच्चों, है ना, रोना भी बाकी है। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सामले नसाब नजम जहरिश का ताल्लुक किस सिन्फ़ शायरी से है? पहला क्वेश्चन फिर से 10वां नंबर क्वेश्चन में दोहरा दिया गया है कि सामले नसाब जहरिश का, है ना, क्या बोला? जहर इश्क। वाह 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 वाह, क्या बात है, जहर पिएगा इश्क में, है ना। तो सही बात है, जहर तो पिए लेता है इश्क में, है ना। हाँ हाँ सब बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बुआ, सही मत मान लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सामले नसाब नजम, नजम जो लिखा गया बुआ जहर इश्क, जहर इश्क क्या है बुआ? तो जहर इश्क के ताल्लुक जो किस सिन्फ़ शायरी से? सब जानते हैं, मरसिया नहीं होगा, मसनबी होगा, कसीदा होगा, मुसद्दिस होगा। क्या होना चाहिए? तो सब जानते हैं जहर इश्क क्या है भैया? तो मसनबी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल और जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना।
बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं शामिल इंसाफ जो है कहीं ना कहीं लिखा जहर इश्क क्या है, मसनबी है। जहर इश्क मसनबी है, गुलजार नसीम भी मसनबी है, और जज्बा इश्क भी मसनबी है, बहरुल मोहब्बत ही मसनबी है, और न जाने कौन कौन सी मसनबी है। तो मसनबी 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 भैया इश्क मोहब्बत में मसनबी होती है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ये जहर इश्क जो है मसनबी लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए शौक लखनवी का लिखा हुआ मसनबी का नाम है जहर इश्क, है ना। आगे बढ़ते हैं। दयाशंकर नसीम के द्वारा मसनबी लिखा गया मसनबी का नाम है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम का जो किरदार है याद रखें गुल बकावली। गुल बकावली अपना नाम जो बताती है ना फिरोज इब्ने फिरोज बताती है, ठीक है ना। बादशाह को देखकर ये जो जिन्नात की जो लड़की होती है वो फ़कीर का रूप ले लेती है, ठीक है ना। और वो मीठी मीठी बात करके फ़कीर के यहाँ चली जाती है, यानी फ़कीर बन जाती है। इब्न अपना नाम फिरोज बताती है, फिर वो बादशाह के दरबार में जाकर क्या करती है, एक वज़ीर बन जाती है और अपने ताजुल मुल्क की खोज करने लगती है। ताजुल मुल्क उसको मिल जाता है जैनुल मुल्क के दरबार में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 चलिए फटाफट याद करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे नसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अम्बेडकर के मुतालिक है भैया। कहीं ना कहीं देखो हमारे नसाब में शामिल कौन सा अफसाना भीमराव अम्बेडकर के मुतालिक है। बच्चों ध्यान दीजिए। आलमी हिद्दत तो होगा नहीं, रिया तो होगा नहीं, क्या होगा, हिंदुस्तान के आइन मम्मार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो मजमून लिखा गया था हिंदुस्तान की मामार के बारे में। चलिए 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होना चाहिए, है ना। 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बच्चों याद रखेंगे भीमराव अम्बेडकर बहुत बड़े हिंदुस्तान के। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो एक बात और बता दें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 14 भाई थे। ये 14 तारीख को और 14 अप्रैल 1891 में सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए थे, और ये महाराजा से ताल्लुक़ रखते थे, यानी मराठी बोलते थे। चलिए इसके अलावा भी जो है 14 साल तक इन्होंने इनके बाप जो हेड मास्टर की नौकरी की, और इन्होंने 5वां क्लास में जब यानी 5 साल का जब इसका उम्र हुआ तो इसको स्कूल में दाखिला लेवा दिया गया। और इन्होंने पहली बार 1908 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1908 में पहली बार मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। उसके बाद 1912 में लेफ्टिनेंट कॉलेज में दाखिला ले लिया था। चलिए आगे की पढ़ाई के लिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छुआछूत से परेशान होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को कबूल कर लिया था, इसलिए कहते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वालों को बौद्धिस्ट कहते हैं। और इसी में क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कई बार रिपीट किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए बौद्ध मजहब में इरफान का क्या तस्वर होता है। बौद्ध मजहब में इरफान का क्या तस्वर होता है, क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा खुदा का इरफान हासिल करना। तो याद रखेंगे बच्चों। चलिए और एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इंतकाल कब हुआ। तो याद रख ले बच्चों 1956 में हो गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मौत। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब हुई। अभी बताएं वो बताओ 1890 या 1891 1892 या 1893। इसका सही आंसर 1891 14 अप्रैल 1891 14 अप्रैल 1891 में सेंट्रल इंडिया में कौन पैदा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए थे। बच्चों याद रख लेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सलोरकंग किसका ड्रामा है। याद रखें बच्चों सलोरकंग किसका ड्रामा, याद कर लीजिएगा। क्या इम्तियाज अली ताज का है, क्या आगा हसर कश्मीरी का, क्या मोहम्मद मुजीबुर रहमान का है, या क्या हबीबुल तनवीर का है। किसका इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आगा हसर से बड़ा कोई ड्रामा निगार नहीं था। आगा हसर ने है ना ड्रामा निगारी का आगाज़ किया था 1921 में। याद रख लो बच्चों। उर्दू आगा हसर का जो ताल्लुक़ है उर्दू ड्रामा निगारी से था। और इन्होंने यहूदी की लड़की सलोरकंग, मारास्तिन, उसके बाद खूबसूरत बला, ठीक है, और ख्वाब हस्ती, रुस्तम सोहराब, ये सब इनके आगा हसर के जो मशहूर ड्रामा निगार है, यानी ड्रामा लिखने वाले हैं। ड्रामा लिखने वालों में नाम आता है किसका, आगा हसर कश्मीरी का। और इतना ही नहीं बल्कि उर्दू का इसे शेक्सपियर भी कहा जाता है। जिसको इंग्लिश का नॉलेज होता है उसको ही शेक्सपियर कहा जाता है। तो इन्होंने आगा हसर को उर्दू के अलावा अंग्रेजी की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इसलिए इसको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कई बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बताओ आगा हसर का ताल्लुक किस चीज़ से था, यानी किस सिन्फ से था। याद रख लो बच्चों उर्दू ड्रामा निगारी से था। आगा हसर को उर्दू क्या कहा जाता है, तो याद रख ले शेक्सपियर कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। और ड्रामा के लिए तकमील का लाजमी आंसर क्या होता है। ड्रामा के लिए तकमील का लाजमी जो आंसर होता है याद रख लो बच्चों स्टेज होता है।
14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है। आ गया वही क्वेश्चन, फिर से बताइए, शायरी से होगा या ड्रामा से होगा या अफसाना से होगा या तनकीद से होगा। तो बताइए, आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक कहीं ना कहीं कश्मीर से, आगा हसर का ताल्लुक कश्मीर से था, मगर ये कहाँ, ये किस नियत से यानी किस चीज़ से जाने जाते हैं, ये ड्रामा निगार। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ड्रामा निगार, कहीं ना कहीं नाटक से, ड्रामा का मतलब नाटक होता है बउआ। आगा हसर का ताल्लुक उर्दू ड्रामा निगारी से है, याद रख लेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन याद कर लीजिए बउआ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या, सूरज ग्रहण कैसा वाकया था। सूरज ग्रहण जो कैसा वाकया था, इसका सही आंसर, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे बच्चों। सूरज ग्रहण कैसा वाकया था, इसका सही आंसर न साइंसी न मजहबी न तारीखी, इसका सही आंसर होगा जोग्राफिया वाकया था, क्योंकि जुग जुग जिया, है ना, याद रख लो। सूरज ग्रहण क्या कहता है, जुग जुग जिया जब हम आएंगे तुमको अंधेरा में ले जाएंगे, इसलिए जोग्राफिया वाकया याद कर लेंगे सही बच्चे 15 का। सूरज ग्रहण कैसा वाकया है, जोग्राफिया वाकया है। चलिए आगे बात करें, और जो है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, चांद किसका तवाफ करता है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रख लेना। इससे यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी, एक ज़मीन किसका तवाफ करती है, एक सूरज किसका तवाफ करती है, चांद किसका तवाफ करती है। ये दोनों में से एक ने क्वेश्चन पूछ जाता है। चांद किसका तवाफ करती है, याद रख लो बच्चों, चांद किसका तवाफ करती है, इसका सही आंसर होता है ज़मीन का तवाफ करती है। बहुत अच्छा। चलिए, चांद किसका तवाफ करती है, चांद किसका तवाफ करती है, इसका सही आंसर होता है ज़मीन सा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए ज़मीन जो है, एक बात याद रख लेना, चांद बहुत ठंडा होता है, इसलिए ज़मीन को धमकी दिया जाता है, और ज़मीन जो है हार जाते हैं और चांद उसका तवाफ करने लगते हैं। कहीं ना कहीं याद रख लेना, चांद किसका तवाफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़मीन का तवाफ करते हैं। क्यों, क्योंकि चांद बहुत ठंडा होता है, ज़मीन धमकी देते हैं कि देखो बउआ, अगर नहीं हुआ तो मैं तुमको झाँप दूंगा, है ना। तो बहुत इसलिए जो है गुस्सा में आकर चांद इसका तवाफ करने लगते हैं, इसके चारों ओर घूमने लगते हैं। ऐसा नहीं है, ट्रिक सब है, याद रख लेना, हकीकत नहीं है बुआ। चांद किसका तवाफ, यानी चांद का तवाफ का मतलब होता है घूमना, किसकी ओर घूमती है, चांद किसकी तरफ घूमती है, याद रख लो बच्चों, चांद किसकी तरफ घूमती है, तो याद रख लो ज़मीन। चांद जो है ज़मीन के चारों ओर चक्कर लगाती है, पर सूरज ऐसा नहीं है। सूरज कहता मैं जलन सी महसूस होता हूँ, मैं खुद को जलता रहता हूँ, तो तुम्हें भी जला दूंगा, नहीं तो मेरा चक्कर काटो। तो ज़मीन डर जाता है और ज़मीन जो है सूरज का चक्कर काटने लगता है। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन आए कि चांद किसका तवाफ करती है, तो चांद यहाँ पे याद रखना ज़मीन का तवाफ करती है, पर सूरज किसका तवाफ करते हैं, सूरज किसी का तवाफ नहीं करती, खुद सूरज का तवाफ ज़मीन करती है। ऑप्शन हो जाएगा, ज़मीन किसका तवाफ करती है, तो सूरज का तवाफ करती है, और ज़मीन जो है किसका तवाफ करती है, सूरज का, और सूरज जो है किसका, तो सूरज किसी का तवाफ नहीं करती है, चांद जो है ज़मीन का तवाफ करती है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेंगे सही बच्चे, ठीक है। चलिए, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले इन्होंने इसके बारे में खोज कर दिया था, और इन्होंने आर्य सिद्धांत और तंत्र 2 किताब लिख के गया कि जब भी इस चीज़ के बारे में खोजना तो उन दोनों किताब में पढ़ लेना। और तिरंगा एक ऐसी जगह है जहाँ चांद ग्रहण सूरज ग्रहण के बारे में, वहाँ से आसमान जो है साफ सफा दिखाई देता है, साफ फिजा माना जाता है। और तिरंगा एक मुसौरी स्टेशन का नाम था, याद रख लो बच्चों, मुसौरी स्टेशन का नाम तिरंगा पर गया, और वहाँ जो है एक 60 फीट का ऊँचा टीला बना दिया गया था, जिसपे ऊपर डॉक्टर भीमराव जो है कौन क्या बोलते हैं, ये आर्यभट्ट जो है बैठकर उसके बारे में यानी जो है चांद के और सूरज के बारे में और आसमानों के मुतालिक जो है उसमें मशवरा करते थे, बातचीत करते थे, उसके बारे में तहकीक जानकारी हासिल करते थे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है नावेल तौबतुन नसूह। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नावेल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है। नावेल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है, बता दीजिए। नावेल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब, डिप्टी नज़ीर अहमद। जब इब्नुल वक्त बोले या बनातुल नाबस बोले या कोई भी नावेल आ जाए, इसका सही आंसर ज़्यादातर डिप्टी नज़ीर अहमद ही रहता है, याद रख लो बच्चों, है ना। इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह, है ना, और जो है मिरातुल उरूस, है ना, नबातुल नास, ये सारे चीज़ इसी का नावल है। 6 नावल उन्होंने लिखा था कहीं ना कहीं लगभग। तो ये जब भी नावल वाला क्वेश्चन आ जाए तो डिप्टी नज़ीर अहमद का मार देना, बेहिचक मार देना। डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक कहाँ से था, तो याद रखना नावल से था। चलिए आगे बात करें। 18 नंबर क्वेश्चन है नदा फाजली नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा था बउआ, तो याद रख लो नज़ीर अहमद जो है फिर भी किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा, तो अपनी बेटियों के लिए, कहीं ना कहीं अपने बेटों के लिए नहीं, अपने मुसलमानों के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अपनी बेटियों के लिए इन्होंने नावल लिखा कि हमारी बेटी इस चीज़ को पढ़ेगी और समझेगी, ठीक है। तो याद रख लेंगे नज़ीर अहमद का ताल्लुक जो है इसका आप किताब में एक लिखा गया है फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू के बारे में नहीं लिखा, बल्कि ये बहुत दूर इन्होंने लिखा है, इसके बारे में चैप्टर में जानकारी नहीं दी गई है, तो याद रख लीजिएगा।
मगर वैसे आपको पढ़ना है तो फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू के बारे में, ठीक है, देख लेना। फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू के बारे में इन्होंने नावल लिखा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में अपनी बेटियों के लिए लिखा, बाबू याद रख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ वो भी क्वेश्चन को याद रखना। नाबिल निगार, पहला नाबिल निगार कौन है, तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद है। और पहला नाबिल निगार तो डिप्टी नज़ीर अहमद है। पहला नाबिल कौन सा था, मीरतुल उरूस, याद रखो। मीरतुल उरूस 1869 में शाया हुआ था, ठीक है ना। मीरतुल उरूस 1869 में शाया हुआ था, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा सब। 19 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू में खतूत। उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया था, तो उर्दू में खतूत का सिलसिला जो है ख्वाजा मीर दर्द ने नहीं किया था, मीर तकी मीर नहीं किया था, डाक दयाल भी नहीं किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल मिर्ज़ा गालिब ने किया था। किसने किया था बुआ, मिर्ज़ा गालिब ने किया था, याद रख लीजिए, मिर्ज़ा गालिब ने किया था। गालिब की पैदाइश किस, गालिब की जो पैदाइश से कहाँ हुई थी, तो याद रखिए बच्चों। और हाँ, गालिब ने उर्दू में खतूत तो लिखना शुरू किया, पहली बार इन्होंने लिखना शुरू किया, पहले फारसी में लिखाता था। अब इन्होंने जब लिखा तो 900 खतूत इन्होंने लिखा, तकरीबन कितने खतूत लिखा, 900 खतूत लिखा। और इन्होंने उर्दू के 2 मशहूर खतूत मजमुआ शाया कर दिया, जिसका नाम था औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। औद हिंदी याद रखो बच्चों, औद हिंदी, औद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। और एक था उर्दू, है ना, उर्दू याद रख लो, उर्दू मुअल्ला, ठीक है ना, उर्दू मुअल्ला। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अहबाब दोस्तों शागिर्दों पर इन्होंने खत लिखा था गालिब ने। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो याद रख ले, गालिब की पैदाइश जो है आगरा में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगरा में कब हुई थी, 27 दिसंबर 1797, 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर 1797 ईस्वी में, 97 ईस्वी में गालिब की पैदाइश हुई, आगरा में ननिहाल में हुआ था, ठीक है। और 15 फरवरी याद रख लो बच्चों, 15 फरवरी, है ना, 15 फरवरी 1869 में गालिब का इंतकाल हो गया दिल्ली में। कहाँ हुआ था, याद रख लो वो दिल्ली में। ये सब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो बच्चों। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और गालिब ने सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम पर इन्होंने खत लिखा था, याद रख ले। कभी बार पूछा था मकतूब इलाही कौन है, इसने किस पे खत लिखा था गालिब ने, तो याद रखे सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम से खत लिखा था। और इन्होंने गालिब जो किसके मौत से लिखा था, याद रखो, जैनुल है ना आबिदीन खां उर्फ आरिफ की मौत पर, है ना। गालिब ने आरिफ की मौत पर मरसिया लिखा था। आरिफ का पूरा नाम जैनुल आबिदीन खां उर्फ आरिफ। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था, 21 नंबर क्वेश्चन है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी था। इरफान अहमद सिद्दीकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इरफान अहमद सिद्दीकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इरफान अहमद सिद्दीकी था, ठीक है, क्योंकि इरफान से नाम था, इरफान ही जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो इरफान अहमद सिद्दीकी नाम था। चलिए इरफान अहमद, कहीं ना कहीं इरफान अहमद सिद्दीकी असल नाम था इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा सलामत कहीं ना कहीं मिर्ज़ा, है ना, मुलाजमत के दौर, यानी मुलाजमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकून इख्तियार कर लिए थे, यानी मुलाजमत के बाद कहाँ इरफान सिद्दीकी सुकून पाए थे, इलाहाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद या जो है फ़र्रुखाबाद, है ना, या फ़र्रुखाबाद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है लखनऊ जाके इन्होंने सुकून पा लिया था। कहाँ सुकून, तो लखनऊ में चले गए थे, है ना, लखनऊ चले गए और वहाँ इन्होंने ये कर लिया। खैर आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, शामिल नसाब दोहा के शायर कौन है, शामिल नसाब दोहा के शायर कौन है, बताइए। दोहा के शायर कई बार क्वेश्चन किया गया, दोहा के शायर कौन है, इसका सही आंसर दोहा के जो शायर है क्या, बताइए। फ़र्रुख गोरखपुरी, अख्तर गोरखपुरी, हुस्न गोरखपुरी और जफ़र गोरखपुरी। बार बार गोरखपुरी यार, इसका मतलब गोरखपुरी तो है ही है। कौन, तो जफ़र गोरखपुरी, है ना, कहीं ना कहीं जफ़र गोरखपुरी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जफ़र गोरखपुरी जो है, जो दोहा के शायर है, याद रखेंगे दोहा में 2 मिसरे होते हैं, याद रख लीजिएगा, समचरण और विषमचरण भी होते हैं, ठीक है ना। उसमें जो है मात्राएँ होती है, किसी में 11 किसी में 13 मात्राएँ होती है, तो आप लोग उसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि पूछ देगा कि कभी कभी क्या पूछ देता है कि बताइए ना समचरण, ठीक है ना, बहुत बार कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया गया है, मैं देखा हूँ कि पूछ देगा, बताइए जो है समचरण में, याद रख ले बच्चों कि समचरण में, ठीक है ना, पहले बता देते हैं कि समचरण, ठीक है, सम याद रख लीजिएगा, सम
सम, है ना, उसके बाद चरण, समचरण में जो मात्रा होती है 13 मात्रा होती है। कितना? समचरण में 13 मात्रा होती है और विषम चरण में 11 मात्रा होते हैं। तो याद रखेंगे विषम। अब जैसे मान लो विषम चरण, तो विषम चरण कहीं ना कहीं देख लेना, चरण उसमें जो होती है 11 मात्राएं होती है। कितना बुआ? 11 मात्राएं होती है, ठीक है ना। तो याद रख लेंगे समचरण और विषम चरण भी होते हैं, ठीक है। एगो कभी कभी ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कि दोहे में 2 मिसरे होते हैं और हर मिसरे में एक वक्फा होता है। तो पूछेगा कि हर मिसरा में क्या होता है, तो एक वक्फा होता है, यानी रुकने की, ठहरने की इजाज़त होती है। यानी हर मिसरे में 2 चरण होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जाके आदमी रोक सकता है, सांस ले सकता है। जैसे 2 मिसरा लाइन गाएगा वहाँ पे रुक सकता है। तो इस तरह से ये होता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सच्चाइया जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है? तो बच्चों के लिए मजमुआ। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल देखिए कि आप लोग मार दीजिए, बच्चों के लिए मजमुआ है ना। सच्चाइया और नाचरी गुड़िया, सच्चाइया और नाचरी गुड़िया जफर गोरखपुरी का ही इन्होंने बच्चों के लिए मजमुआ लिखा है। जफर गोरखपुरी ने ही लिखा था, याद रख लेना। और इसके जो मंजर नाम पर जो है ना, अब तक जो 7 मजमुए शायरी के जो अब तक मंजर नाम पर आ चुके हैं, मंजर आम पर आ चुके हैं, यानी पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। 7 को शेर इसके शायरी का 7 मजमुआ, याद रखेंगे 7 मजमुआ मंजर आम पर आ चुके हैं, 7 मजमुआ। और इन्होंने बच्चों के लिए 2 मजमुआ, जिसका नाम है नाचरी गुड़िया और सच्चाइया, है ना। याद रखना, शीशा, वादई संग, है ना, घोकरू के फूल, चिराग चश्म तर, आर पार का मंजर, जमीन के करीब, हल्की ठंडी हवा, ये सब इनके बच्चों के लिए इन्हें लिखा है। और इनके जो है शायरी मजमुआ का नाम है, ठीक है ना। जमीन के करीब, नज़मों और गज़लों के गीतों और के साथ साथ इन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखा है इन्होंने, है ना। तो याद रख लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सलाम मछली शहरी का बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस तरह के शायर थे? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा बुनियादी तौर पे किस तरह के शायर थे, तो गीत के शायर थे सलाम मछली शहरी। कहीं कहीं गीत गाते थे। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीत के शायर थे। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 25 का ऑप्शन नंबर ए, गीत के शायर थे, ठीक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू जो है ना, उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? तो याद रख लेंगे मुश्तरका ज़बान होगा, ठीक है ना, मुश्तरका। तो उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? तो याद रख लीजिए मुश्तरका के तहजीब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। मुश्तरका के तहजीब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उर्दू किसकी तहजीब है? उर्दू जो कहीं ना कहीं उर्दू किसकी तहजीब है? मुश्तरका की तहजीब है ना, मुश्तरका के तहजीब से, ठीक है ना। उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? मुश्तरका ज़बान। और ये उर्दू जो है ना, लिसानुल एक मुल्क जो है पूछा जाता है, लिसानुल मुल्क है हमारा, है ना। और हिंदुस्तान की जो कौमी ज़बान है वो हिंदी है और बिहार की कौमी ज़बान उर्दू है। और पूरे बैनुल अक़वामी, यानी हिंदुस्तान की बैनुल अक़वामी ज़बान का नाम पूछेगा तो आप लोग याद कर लीजिए, बैनुल अक़वामी ज़बान अंग्रेज़ी है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन है, गोपीनाथ क्या थे? तो गोपीनाथ क्या थे बुआ? याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। गोपीनाथ क्या थे? तो याद रख लीजिएगा, गोपीनाथ जो थे अखबार का मदीर था, अखबार निकालने वाला था, यानी अखबार का मदीर था, कहीं ना कहीं चपरासी था और जो इसमें काम करता था। गोपीनाथ क्या था? अखबार का चपरासी था, मदीर था, जो उसमें काम करता था, ठीक है ना। तो याद होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। 28 नंबर क्वेश्चन है, ये गोपीनाथ और शारदा की एक जोड़ी है, ठीक है ना। शारदा यानी जो है गोपीनाथ, ये सेकंड हैंड एक अफसाना था, रोशनी किताब के अंदर आप लोग पढ़े होंगे। सेकंड हैंड एक अफसाना है, हम पढ़ाएं बहुत अच्छे तरीके से। सेकंड हैंड एक अफसाना है, और सेकंड हैंड अफसाना जिसका नाम है सेकंड हैंड, उसके लिखने वाले B.Com मोहम्मद बशीर है, जिसका उर्दू तर्जुमा जिलानी बानो ने किया है। और इसमें गोपीनाथ और शारदा के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। और इसको अखबार जो है ना, जैसे गुब्बारे खातिर जैसे होता है अखबार, इसे से इसका अखबार का जो है ना मदीर था। ये गोपीनाथ भी एक अखबार निकालने में वहाँ काम करता था, तो वहाँ मैनेजर में वहाँ इसको काम का था, इसको इधर उधर रखना उखना, ये मदीर था, चपरासी था, ठीक है ना। तो इसको जो है ना साहित्य प्रोग्राम इसको बुलाया गया था, इसको मौका मिला बोलने का, साहित्य प्रोग्राम। पूछेगा कि गोपीनाथ किस प्रोग्राम में नज़र आए थे, तो साहित्य प्रोग्राम में नज़र आए थे। और ये गोपीनाथ इसी में एक क्वेश्चन था कि गोपीनाथ में ये क्वेश्चन था कि सेकेंड हैंड में, कि शायर ने किसको सेकेंड हैंड माल कहा है ना। शायर ने किसको सेकेंड हैंड माल कहा था? याद रख लीजिएगा, शारदा को, ठीक है ना, शारदा को सेकेंड हैंड माल कहा गया था, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन था, बहुत क्वेश्चन था, ठीक है। कैसा रंग का साड़ी पहने हुआ था, क्या पहने हुआ था, ये सब भी क्वेश्चन पूछ जाता है। तो काला ब्लाउज सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी शारदा, ठीक है ना, काला ब्लाउज और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उजला साड़ी यानी सफ़ेद साड़ी, काला ब्लाउज पहनी हुई थी, ठीक है ना, भूतनी जैसा। चलिए, और क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड अफसाना के सेकेंड हैंड जो अफसाना था, सेकेंड हैंड अफसाना, उसका जो मरकज़ी किरदार है गोपीनाथ है और शारदा है। सबसे मेन किरदार जो है गोपीनाथ है, जब गोपीनाथ नहीं तो शारदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका नंबर क्या है बुआ?
28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वात्रक के किनारे किस जबान की कहानी थी। और ये गोपीनाथ वाला जो चैप्टर था सेकंड हैंड अफसाना, ये मलयालम जबान की कहानी, ये भी याद रख लीजिए, मलयालम जबान की कहानी है, क्योंकि गोपीनाथ शारदा से मिला तो मिला से मलयालम जबान हो जाएगा, ठीक है ना। गोपीनाथ शारदा से मिलेगा तो कहीं ना कहीं मलयालम जबान हो गया, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। वात्रक के किनारे किस जबान की कहानी है, तो वात्रक मतलब क्या, नदी। वात्रक मतलब क्या, नदी। नदी ज़्यादा कहाँ है, गुजरात, याद रख लीजिएगा, है ना। या वात्रक मतलब नदी में पानी क्या होता है, गुजरती है, तो गुजरती से कहीं ना गुजराती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरती है वात्रक, है ना। मजेदार ट्रिक आप लोग देख लीजिए, धमाकेदार ट्रिक है ना। इस का वीडियो अगर देखना तो हमारा जाइए ना यूट्यूब चैनल पर, एकदम बना हुआ है, सिर्फ रोशनी किताब का ही बना हुआ किताब, एकदम जाकर धाका ट्रिक सब दिया गया, आपको यादें हो जाएगा, कौन कंची लिखा है, किसने लिखा है, कि उनसे कहानी कैसे याद रखना, पूरा एकदम इसका मजेदार धमाकेदार, है ना, धोती फाड़ ट्रिक दिया गया एकदम। चलिए, तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वात्रक के किनारे किस जबान की कहानी। वात्रक के किनारे जो है गुजराती जबान की कहानी है। चलिए याद रख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा जो है, हाँ, कर्नाटक किस जबान की, कर्नाटक की ज़बान क्या है, तो कर्नाटक की ज़बान जो है कन्नड़ ज़बान है। कंटर बोल सकते हो या कर्नाटक बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी जो है ना, कर्नाटक की ज़बान क्या हो सकती है, तो कन्नड़ ज़बान हो सकती है, कंटर बोल सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन जो आपको लग रहा है सही लग रहा है देख लीजिए आपको, है ना। कंटर ज़बान बोलिए या तो कन्नड़ बोल सकते हैं, ठीक है ना, कन्नड़ ज़बान या ना तो कंटर ज़बान, ठीक है ना, ऑप्शन जो भी रहेगा। चलिए ऑप्शन देख के मार लीजिएगा, कंटर ज़बान इसको बोलते हैं, या आपको कंटर बोलिए या कन्नड़ बोलिए। कर्नाटक की ज़बान कन्नड़ ज़बान होती है, कर्नाटक जो है ना कंटर ज़बान होती है, ठीक है। चलिए याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो है 30 नंबर क्वेश्चन है, बांग्ला जबान किस सूबे में बोली जाती है, तो बांग्ला जबान कहाँ बोली जाती है, बंगाल में। बांग्ला जबान यानी कहीं ना कहीं बांग्ला भाषा कहाँ बोलेगा, बंगाल में बोलेगा। सही सिंपल सी बात है, तो आसाम तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बंगाल में बोला जाएगा कहीं ना कहीं। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, 30 का ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। कहीं ना कहीं बांग्ला भाषा कहाँ बोलेगा, बंगाल में। आसाम में यानी आसाम भाषा कहाँ बोलेगा, आसाम में। कहीं ना कहीं आसामी कहाँ बोलेगा, आसाम में, ठीक है। मराठी कहाँ बोलेगा, महाराष्ट्र में। उड़िया कहाँ बोलेगा, उड़ीसा में, है ना। पंजाबी कहाँ बोलेगा, पंजाब में। गुजराती कहाँ बोलेगा, गुजरात में, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन। कन्नड़ कहाँ बोले, कर्नाटक में, ठीक है। और मलयालम कहाँ बोली जाती है, केरला में। तो इस तरह से आपको बता दिए इतना सारा जबान कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और केरला जबान को ही चुनाडू पुनाडू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, जमाने कितने तरह के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि जमाने कितने तरह के होते हैं, तो याद रखिए जमाना के जो 3 प्रकार होते हैं। जमाना कितने प्रकार थे बुआ, 3 प्रकार। कैसे देखिए, जौ मकरमा नकरना जमाना, 3 गिनिए, जौ मकरमा नकरना जमाना, जौ मकरमा न करना, तो क्या अक्षर हुआ इसमें, देखिए तो जौ म न करना, तो जमाना 3 अक्षर, 3 आंसर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। 3 ऑप्शन हो गया। कौन, देखिए माजी, हाल, मुस्तकबिल, यानी फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। 3 के अलावा कुछ और हो सकता है नहीं ना। तो जमाना कितने प्रकार, जमाना मतलब काल हो गया, हिंदी में बोलते हैं काल, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। जमाना कितने काल हो गया, यानी जमाना के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार हो गए। क्लियर है, याद रख सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद लफ्ज किसको कहते हैं, तो जिसका मानी ना हो, जिसका मानी नहीं होता है, और जिसका मानी आसान हो, जिसका मानी नहीं होता है। तो मोहम्मद लफ्ज किसको होता है, जिसका मानी समझ में नहीं आए बुआ, जिसका मानिए समझ में नहीं, जिसका मानिए नहीं होगा। तो सिंपल बात है, मानी मोहम्मद लफ्ज जिसको मानी समझ में ना, तो मानी हो भी नहीं करेगा, समझ में आएगा। तो ऑप्शन क्या है ना, जिसका मानी ना हो, कि जिसका, हाँ, जिसका मानी हो, यहाँ पहला दे दिया, जिसका मानी हो, तो ये होगा नहीं, जिसका मानी नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए जिसका मानी ना हो, क्योंकि मोहम्मद लफ्ज उसको बोलते हैं जिसका मानी समझ में ना आए। जैसे वात का मतलब कौन चीज़ समझ में आया, वाई का मतलब कौन चीज़ समझ में आया, चाय वाय पिला दो भैया, रोटी वोटी है थोड़ा रोटी वोटी खिला दो, तो रोटी समझ में आया, वोटी कौन चीज़ समझ में आया, चाय वही पिला दो भैया, चाय तो समझ में आया, और वाई कौन चीज़ समझ में आया, सब्जी वब्जी है भैया, तो सब्जी वब्जी समझ में, सब्जी तो समझ गए, वब्जी क्या होता है, वब्जी है ना समझ में आया। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, गलतियाँ हो रही है। तो मतलब मोहम्मद लफ्ज बोलेंगे जिसका मानी नहीं होता, जिसका मानी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या देख लीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन बउआ, जेल में से अलिफ ममदूदा किस लफ्ज में है, तो अलिफ ममदूदा किस लफ्ज में, मैंने पहले बता दिया, ममदूदा वाला जब भी क्वेश्चन आया, मकसूदा, अच्छा मकसूदा है ना, चलिए मकसूरा, तो जेल में से अलिफ मकसूरा किस लफ्ज में है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा कि है ना, क्या बोलते हैं, मकसूरा, हाँ मकसूरा पूछ रहा है कि मकसूरा किस लफ्ज में है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आम, यहाँ पे आम लिखा हुआ है, आदमी लिखा हुआ है, और आदमी दोनों जगह लिखा है, या आदम रहता है कहीं पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलिफ मजबर आ रहा है, इसमें भी अलिफ मजबर आ रहा है, इसमें भी अलिफ मजबर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये मकसूरा नहीं होगा,
ममदूदा है, कहीं ना कहीं ममदूदा, क्योंकि मद वाला बात है। यहाँ मकसूरा बोला, यानी मद वाला कौन नहीं है, मद को छोड़ के कौन नहीं था। अगर होगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 33 का वाव अलिफ मकसूरा, जिसके ऊपर मद का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मकसूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में याद रखिए, जिसके ऊपर मद नहीं, शॉर्टकट में बोलिए, जिसके ऊपर मद नहीं लिखेंगे उसको बोलेंगे मकसूरा, जिसके ऊपर मद नहीं उसको बोलेंगे मकसूरा, बिना मद वाला लफ्ज को मकसूरा बोलते हैं। ठीक है ना, मकसूरा, ठीक है ना, मकसूरा याद रख लीजिएगा। चलिए खैर आगे बढ़े। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, 34 नंबर क्वेश्चन, दर्जल में से नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। नून गुन्ना, जिसमें अंदर नून गुन्ना का प्रयोग होता है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे अंग, अंग है ना, अंग बोलते हैं तो अंग किस में आएगा, तो देखिए आगन है ना, तो आगन, तो कहीं ना कहीं देखिए आगन पढ़ेंगे ना, चंद बिंदु देंगे तो कहीं कहीं नून गुन्ना होगा, यहाँ पे आगन देंगे ना तो आगन क्या हो रहा है, इसमें नून गुन्ना का प्रयोग हो रहा है, नून गुन्ना, नून आ रहा है तो कहीं नून गुन्ना हो गया। ठीक है, तो आगन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, आगन होना चाहिए, आगन। चलिए मगर एक और देख लेते हैं, आगन होगा। आमदनी, आमदनी, इसमें आ रहा है नून गुन्ना, फानी नहीं आ रहा है, रानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, मगर इसमें आ रहा है ना शुरू में, है ना, आंगन, आंगन बोलते हैं ना, आंगन, आनगन, आनगन बोल सकते हो आप लोग इसको, आनगन, मगर आनगन नहीं पढ़ के नून को साइलेंट रख रहा है, आगन है ना, आगन बोलते हैं, तो आंगन बोल सकते हैं ना, तो आगन बोल सकते हो। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नून गुन्ना जिसके अंदर नून का प्रयोग किया जाए, जैसे अंगूर बोलता, ठीक है, अंगूर बोलेगा तो अंगूर में नून का प्रयोग होगा। अंग्रेजी, अंग्रेजी, तो अंग नून का प्रयोग हो रहा है, उसमें भी नून गुन्ना आ रहा है, तो ये सब वर्ड ऐसा हुआ है। ठीक है ना, लंगूर नून का प्रयोग होगा, रंग नून का प्रयोग होगा। ठीक है, जिसके ऊपर यानी अंग वाला बात किया जाएगा। ठीक है ना, याद रखिए नून गुन्ना। चलिए खैर आगे बढ़े। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक हर्फ को दोबारा पढ़ने के लिए अलामत का क्या नाम होता है। एक लफ्ज़ को, यानी किसी भी लफ्ज़ को, एक लफ्ज़ को हम दो बार पढ़ेंगे उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसी भी लफ्ज़ को दो बार पढ़ने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं, तनवीन का प्रयोग नहीं करेंगे, मद का प्रयोग नहीं करते बुआ, तस्दीद का प्रयोग करें। किसका करते बुआ, तस्दीद का प्रयोग करते। क्यों क्यों, देखो ये जैसा तीर का जो ये देखते हो ना, ये ऑप्शन आपको बता दे सही से, ये देखिएगा जो लिखा हुआ है अल्लाह जैसा जो दिखता है ना, इसको हम तस्दीद बोलते हैं बुआ, इसको क्या बोलते हैं, तस्दीद बोलते हैं। तस्दीद को कितना बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, एकदम शुरू में मिलाएंगे, फिर एकदम वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम अगर कोई बात को आपको पढ़ के दिखाते, जैसे मान लीजिए अमन, देखिए अम, अलिफ मुजर अम, मीम मुजर मन, तो क्या हो गया ये अमन, तो अमन किस वे, तो मीम पे रहेगा, तो अलिफ मुझे अम, मीम मुझे मन, है ना, अम मीम मुझे मन, अमन, दो बार पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं इसको बोलते तस्दीद हो गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़िए। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, दर्जेल में से साबका वाले लफ्ज़ को निशानदेही कीजिए। साबका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्जेल में से साबका वाले लफ्ज़ को निशानदेही कीजिए। साबका वाला बताना है आपको, साबका कौन होगा, साबका मतलब लाहिका। देखिए लाहिका और एक साबका आपको बहुत मज़ेदार वीडियो में आपको समझा दिए हैं। ठीक है, मगर इसमें बता देंगे। साबका बोले सबसे पहले, साबका मतलब सबसे पहले, तो बताइए ना सबसे पहले कौन है, बागवान है ना, पानदान, देखिए दान आ रहा है लास्ट में, बागबान, बान आ रहा है लास्ट में। ठीक है, दुकानदार, अब इसमें भी दुकानदार, दार आया लास्ट में, मगर इसमें देखिए ला इल्म, तो पहले इल्म हुआ तब ला आ गया, तो ला इल्म यानी पहले शुरू में जुड़ गया ला, तो मतलब ला मतलब साबका, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। ला साबका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ला हासिल, ला हाँ, ला इल्म या ला हासिल है ना, बेशरम बेहया ये सब कुछ साबका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी, 36 का ऑप्शन नंबर डी ला हासिल एक साबका हो जाएगा। क्लियर है। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या, दर्जिल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। तो दर्जिल में से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है, पहले बता दें मुज़क्कर जो लफ्ज़ है, यहाँ पे मुज़क्कर लफ्ज़ पूछ रहा है आपसे, तो रहमत, खुदा की रहमत है, तो यहाँ पे होगा रहमत होगा। अल्लाह की नेमत है, ये तो मुअन्नस है, खुदा की रहमत है, खुदा की रहमत है ना। शहर वफा, क़यामत आने वाली है, तो क़यामत भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं सी होना चाहिए सही आंसर। तो 37 नंबर क्या होना चाहिए, आप लोग के साथ पहले बताइए, हमारे साथ सही होना चाहिए, सी होना चाहिए 37 का, क्योंकि सी होना चाहिए है ना। 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। शहर होगा, हम शहर में जाते हैं, तो शहर में जाते हैं, ग्यागी का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो समझ रहे हैं ना, की का प्रयोग ज़्यादा होता है तो इसमें हो जाता है। चलिए शहर हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ताज़ा हवा में हवा क्या है। ताज़ा हवा में हवा क्या है बुआ, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, ताज़ा हवा में हवा क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन होगा, ताज़ा हवा में हवा क्या है। तो ताज़ा हवा, तो किसकी सिफत बयान कीजिए रहा, हवा की, कहीं ना कहीं ताज़ा हवा है तो हवा पूछ रहा है ना, किसका बेटा है, तो बाप का बेटा है, बोलते हैं ना किसका बेटा है, तो बाप का बेटा है। तो ताज़ा हवा में हवा क्या है, यानी किसका बेटा है, तो बाप का, तो बाप का नाम क्या है, तो उसका बाप का नाम क्या है, मौसूफ है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मौसूफ हो जाएगा। ठीक है ना, जिसका बारे में गुण बयान के उसको मौसूफ बोलते हैं, मौसूफ है ना, मौसूफ बोलते हैं। जैसे इसमें बोलते था टोपी लाल है, तो टोपी किस लाल किंची है, टोपी ना, टोपी जगह मौसूफ है ना। इस तरह से आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है,
याद रख लीजिएगा, ठीक है। और तलवार खराब है, तलवार क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। खराब कौन चीज़, तलवार है ना, तो वही चीज़ हो जाएगा। यानी जिसका गुण बयान किया जाए उसको हम बोलते हैं मौसूफ, जिसका गुण बयान किया जाए, जिसका गुण बयान किया जाए उसको मौसूफ बोलते हैं, और जो गुण होगा उसको हम सिफत बोलते हैं। तो ताज़ा हवा में हवा पूछा तो मौसूफ, और पूछे ताज़ा क्या था, सिफत, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए बउआ, 39 नंबर क्वेश्चन है अबद, ऐन से अबद का हमसुत लफ्ज़ क्या होगा। ऐन से अबद का हमसुत लफ्ज़, देखिए ऐन से अबद है तो इसका हमसुत लफ्ज़ बोलते हैं मिलता जुलता शब्द, यानी ऐन से अबद, अबद इसको पढ़ेंगे अरब पढ़ेंगे इसको, तो अरब होगा, ये नहीं होगा। तो अबद इसको देखो, अली बज अब, अ बदल बद अबद, अलिफ जबर अ बदल बद अबद, अबद अर्ज गर्ज, ये सब तो होगा नहीं, ये सब तो होगा नहीं, पर ये होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, क्योंकि एन से लिखा है, अलिफ से लिख देना, अलिफ से लिखा था एन से लिखाएगा, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। तो इसमें हम सूत्र लफ्ज़ दो तरीके से पूछ सकता है, अलिफ वाला दे सकता है, या एन देगा तो अलिफ से, और अलिफ देगा तो ऐन से, ठीक है। और दूसरा देगा काव काव पाँव पाँव, ये हम सूत्र लफ्ज़ होता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, और कभी कभी आपको फंसाने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, दर्जेल में से 40 नंबर क्वेश्चन दर्जेल में से इसमें आला की निशानदेही कीजिए। इसमें आला जिसका औजार का नाम आए, जिसमें औजार का नाम जिससे हम लोग हाथ में लेकर काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको बोलते हैं इसमें आला। चलिए खैर देखते हैं, नदी, नदी को हम हाथ में नहीं ले सकते, किताब, किताब को हाथ में ले सकते हैं, पर इसको इतना अच्छे तरीके से हम कुछ नहीं कर सकते, किताब को सिर्फ पढ़ने के अलावा कुछ कर सकते नहीं कर सकते हैं। और किताब से किसी को मार तो नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, किताब से किताब पढ़ने के लिए होती है। अब देखो घर को तो उठा नहीं सकते हैं, तो मतलब औजार का नाम है, सिंपल सी बात कहते हो, इसमें आला में ज़्यादातर याद रखें औजार का नाम होना चाहिए। तो चाकू क्या, चाकू औजार का नाम है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, चाकू इसमें आला हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें आला हो जाएगा, ठीक है। कफगिर भी इसमें आला है, ठीक है, दस्ताना भी इसमें आला है, मोज़ा भी इसमें आला है, जूता भी इसमें आला है, ठीक है, चप्पल भी इसमें आला हो जाएगा, आप लोग देख लेना, और मोबाइल भी आपका इसमें आला हो जाएगा, कलम भी इसमें आला होगा, ठीक है, ये सब आपको याद रख लेना, इसमें आला ही होगा, ठीक है। चूहेदानी, फुहेदानी, कलमदान, ये सब है ना, कलम तराश, छिलना, करछुल, हथौड़ी, छेनी, है ना, बेलना, है ना, उसके बाद ये क्या बोलते हैं छेनी, और उसका बाद क्या बोलते हैं जो हथौड़ी बोलते हैं, उसी तरह से बहुत सारा चीज़ आप देख लेना, करनी, बोसला, ये सब हो जाएगा आपको, आरी, है ना, ये सब औजार का नाम है, ये सब मतलब हो जाएगा, इसमें आला हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है भैया। तो कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है, आपको उसका ट्रिक दिया गया था, आप लोग नहीं पढ़े जाके पढ़ लीजिए। कौन सी किताब, तो अनवार अकीदत बिल्कुल था, गुलदस्ता अकीदत नहीं था, रियाज अकीदत था, फिरदौस अकीदत था, पर कौन किताब नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलदस्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये शबनम कमाली का किताब है ही नहीं है, गुलदस्ता अकीदत नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा राजा है, शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है, इनका तखल्लुस शबनम है, और याद रखें 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा और सीतामढ़ी जिला, है ना, पोखरेरा गांव सीतामढ़ी जिला में पैदा हुई थी, और 2006 या 2007 2004 में इसकी मौत हो गई थी। याद रखें 2004 भी, या 2004 मारिए, 6 मारिए, 7 मारिए, ज़्यादातर आप देख के मारेंगे 7 ना तो 6 रहेगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हमदे खुदा जल, इन्होंने शबनम कमाली ने लिखा है हमदे खुदा जल 27 अल्फाज में अल्लाह की हमदो सना को बयान करने की कोशिश की। 27 अल्फाज में पूछा कितने अल्फाजों में, तो 27 अल्फाजों में अल्लाह की हमदो सना को बयान करने की कोशिश किया है, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, साहिब अकल व फ़हम को किसकी जात पर नाज होती है। तो साहिब अकल व फ़हम को, यानी जो पढ़े लिखे होते हैं उसको किसकी जात पर नाज होते हैं, खुदा के, रसूल के, इमाम के, बुजुर्गान दीन की। तो किसके जात पर होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्लाह की ज़ात पर साहिब अकल व फ़हम को जात के जो है ना नाज होती है, अल्लाह की हर चीज़ पे नाज होती है, अल्लाह की उस पर अल्लाह की ज़ात पर नाज है, उसको भरोसा होता है, ठीक है, पढ़े लिखे इंसान को। चलिए खैर आगे याद रख लेना आप लोग को, है ना, साहिब अकल व फ़हम को, जो पढ़े लिखे इंसान है, जिसको दिमाग है, बुद्धि है, वो सब अल्लाह पे बात पे, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते, भरोसा रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का वो असल नाम क्या है, देख लीजिए। शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा राजा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, मुस्तफ़ा राजा, और शबनम इसका तखल्लुस है। क्लियर है, याद रखेंगे। हर शायर का एक छोटा सा नाम होता है तखल्लुस, जिसको बोलते हैं शायर के लास्ट में, या अपने की जो भी बात लिखता है उसके लास्ट में, एक लास्ट शेर में अपना नाम लिख देता है, ठीक है ना। चलिए
44 नंबर क्वेश्चन है, रुकैया भाभी के शौहर को क्या, मतलब रुकैया भाभी के शौहर क्या करते थे। तो रुकैया भाभी के शौहर क्या थे, तो क्या करते थे, तो सियासत से इसको शौक था, सियासत कहीं ना कहीं क्या करते थे, सियासत से इसको शौक था, सियासतदार थे, है ना, कहीं ना कहीं राजनीतिक से ये जुड़े हुए इंसान थे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 44 का आंसर क्या होना चाहिए, 44 का आंसर हो जाएगा सियासतदार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, क्योंकि सियासत तो है नहीं, सियासतदार है, तो ऑप्शन नंबर यही मानना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, सियासतदार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सियासत से ताल्लुक था, इसलिए इसको बार बार जेल जाना पड़ता था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बुआ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, दर्ज सुहैल अजीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था। तो याद रखेंगे, सुहैल अजीम आबादी का जो घरेलू जो माहौल था वो ज़मींदाराना था, क्योंकि ये बहुत अच्छे फैमिली से थे, इसके पास पैसा कौड़ी की सब कुछ चीज़ था, तो इसलिए इसको ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, पैसा वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है ना। और ये 1911 में सुहैल 1911 में पैदा हुए थे, 1911 में सुहैल अजीम आबादी 1911 में पैदा हुए थे, याद रख लीजिए सही बच्चे, 1911 में सुहैल अजीम आबादी 1911 में पैदा हुए थे। क्लियर है, याद रख लेंगे सही बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1980 में इसकी मौत हो गई, पटना में पैदा हुए, ठीक है ना। 1980 में इसकी इंतकाल हो गई, अजीमाबाद में इंतकाल हुआ था, ठीक है ना, अजीमाबाद में, सोलह नदी का इंतकाल 1980 में, अजीमाबाद में, पटना में पैदा हुए थे, ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, पटने में अजीमाबाद पड़ता है, ऐसा नहीं भूल जाना, ठीक है, पटना नहीं तो अजीमाबाद रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। तरक्की पसंद तहरीक का जो आगाज़ हुआ था, याद रखें बच्चों, 1936 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1936 में। और तरक्की पसंद तहरीक का 1936 में हुआ था, याद रखेंगे। और जो है मुख्तसर अफसाने का आगाज़ जो है 20वीं शताब्दी में हुआ था, मुख्तसर अफसाने का आगाज़ जो कितनी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में हुआ था। और याद रखिए, जदीद अफसाना निगारों की नस्ल उभर कर सामने कब आई, 1960 की दहाई में। जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल उभर कर, जदीद अफसाने की नई नस्ल उभर कर सामने कब आई, 1960 की दहाई में। और 1960 की दहाई में कौन से अफसाने की नई नस्ल उभर कर सामने, जदीद अफसाना निगारों की नई नस्ल उभर कर सामने, यही क्वेश्चन रहता है, कई बार पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना आपको पता है नसीर और खदीजा है, जिसके मुसन्निफ राशिदुल खैरी है, और ये 1903 ईस्वी में ये अफसाना शाया हुआ था पूरे दुनिया में, ठीक है ना। चलिए याद रख लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, अफसाना फिरार किस नबूवत की अफसाना है। तो आपसे पहली बात बता दें, अफसाना फिरार किस नबूवत की है, तो जाती नबूवत की नहीं हो सकती है, याद रखें यहाँ पे नफ्सियाती नबूवत की, क्योंकि सैयद मोहम्मद मोहसिन के द्वारा ये लिखा गया अफसाना था और वह सैयद मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे, इसलिए इसने नफ्सियाती के बारे में ज़्यादातर लिखा है। तो इसका 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नफ्सियाती, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नफ्सियाती। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी नफ्सियात हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महमूद फिरार जो है, फिरार अफसाना का जो मरकजी किरदार है वो महमूद है, और महमूद के एक दोस्त का नाम है अजीम। महमूद एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता है, और इसमें एक लड़की इसको जो बहुत पसंद करती है, जिसका नाम था खालदा, और लास्ट में महमूद की जो शादी होती है जुबैदा नाम की लड़की से हो जाती है, ठीक है ना, याद रख लेंगे बच्चे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिरार में किसकी माँ बहुत ख़राब होती है, तो यानी महमूद की माँ बहुत ख़राब होती है, मोहल्ले वकील के घर जाने से अपने शौहर को मना करते, क्योंकि उसकी बीवी डायन होती है, इसका बीवी का कहना था, ठीक है, याद रखिए, सब क्वेश्चन पूछ देता है कि उसकी बीवी किसके घर जाने से मना करते थे, मोहल्ले वकील के घर, यानी कि वकील के घर जाने से मना करते थे। क्लियर है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमुआ का क्या नाम था। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का मजमुआ का क्या नाम था, याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनोखी मुस्कुराहट। याद रखेंगे, सैयद मोहसिन का बेहतरीन मजमूना है, यानी अफसानी मजमुआ है अनोखी मुस्कुराहट, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, नफ्सियाती जाविये किस तरह का मजमुआ है, तो याद रखेंगे नफ्सियाती जाविये। 49 नंबर क्वेश्चन, नफ्सियाती जाविये, ठीक है, नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती जाविये, कहने नफ्सियाती मज़ामीन हो जाए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, नफ्सियाती हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन का सब लिखा हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिए, 50 नंबर क्वेश्चन, अफसाना कटी हुई साग के अफसाना निगार कौन है। तो अफसाना कटी हुई साग के अफसाना निगार कौन है, याद रखिए, अफसाना कटी हुई साग के अफसाना निगार कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा कमरे जहाँ, ऑप्शन नंबर ए कमरे जहाँ, कटी हुई साग के लिखने वाले कमरे जहाँ, कौ से कटी हुई साग और कौ से कमरे जहाँ, बिल्कुल सही जवाब, कौ से कटी हुई साग और कौ से कमरे जहाँ। इसका एक कटी हुई साग का एक जो नौजवान है, उसका नौजवान एक मरकजी किरदार एक नौजवान है, जो कि बहुत दिनों के बाद अपने घर आता है, वतन आता है, ठीक है ना। चलिए इसका एक, हाँ, और इसके एक नौजवान का जो दोस्त कटी हुई साग में एक दोस्त का नाम है, उसका नाम है असद, याद रखेंगे, उसका नाम है असद, ठीक है ना, असद आया है। खैर आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, अबू हनीफा किस तरह का नाम है। अबू हनीफा किस तरह का, देख लीजिए, शुरू में अबू जोड़ा गया, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुन्नियत की मिसाल मैंने बताया था, जिसके शुरू में अबू और इब्न, जिसके शुरू में अबू इब्न और लगा रहे उसको बोलते बुआ, कुन्नियत की मिसाल होती है, और बिन्त लगा रहे, बिन्त,
ठीक है। ये सब किसकी वो रिश्ता के बिना पर जो नाम उसे हम कुन्नियत कहते हैं, वही वाला नाम इसमें आता है। अबू इब्न और लगा रहे तो उसको बोलते हैं कुन्नियत। 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, अबू बकर रोज़ाना मदरसे पढ़ने जाते हैं। अबू बकर जो है ना रोज़ाना है ना, रोज़ाना मदरसा पढ़ने जाता है। इस जुमला में अबू बकर क्या है? तो अबू बकर एक लड़का है, अबू बकर एक नाम है, असल नाम आया अबू बकर एक क्या है, तो याद रख लीजिए रोज़ जाता है। तो कहीं ना कहीं अबू बकर यहाँ पे एक ज़मीर ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सजीब है। तो सजीब है इसका मतलब कौन, जो सजीब जो होगा उसको बोलते हैं फाइल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी, यानी अबू बकर क्या हो जाएगा, सजीब होगा। यानी इसमें फाइल, इसका ट्रिक दिया गया है फाइल और मफूल पकड़ने का। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर देख सकते हैं, है ना, जाकर देख सकते हैं। चलिए तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब इसमें फाइल हो जाएगा। चलिए खैर 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मुसग्गिर कौन है? इसमें मुसग्गिर कौन है? 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मुसग्गिर कौन है? दर्जन में से मुसग्गिर का मतलब होता है छोटा, जिसके लास्ट में, इसका शॉर्टकट ट्रिक होता है जिसके लास्ट में चाहा लगा रहे। मज़ेदार ट्रिक और धोती फाड़ ट्रिक है ये, सो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। पूरे यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक नहीं मिलने वाला आपको। दर्जन में से इसमें मुसग्गिर कौन है याद रखेंगे, जिसके लास्ट में चाहा लगा रहे, जिससे छोटी चीज़ जाहिर हो, छोटी चीज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बागीचा हो जाएगा। किताबचा, कलमचा, है ना, देगची, है ना, डिब्बी, है ना, और इस तरह से जो भी चीज़ बोलेगा ना आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से किताबचा जो भी है इसमें मुसग्गिर हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें ज़र्फ जिसमें औजार का नाम नहीं आए बल्कि जगह का एकदम खास जगह का नाम आए, यानी जगह का नाम आए, निश्चित जो सही जगह है खास जगह का नाम आ जाए, और इसमें जो है एक सही चीज़ जगह का नाम आए और ज़माना का नाम आए, जिसमें सही चीज़ पता चले, उसको हम इसमें ज़र्फ बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्कूल, क्या है, स्कूल एक सही जगह का नाम है कि नहीं, स्कूल एक जगह का नाम है, स्कूल हो गया, इसमें ज़र्फ हो गया। बोलता है ईदगाह भी जगह का नाम है, मंदिर ये सब हो जाएगा, कॉलेज है ना, यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ठीक है। तो मदरसा भी इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ट्यूशन भी इसमें ज़र्फ हो जाएगा, ठीक है ना, कोचिंग भी इसमें ज़र्फ हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, दो दिन, है ना, 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, ये ज़माना किस किस्म की है? तो ये 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, लास्ट के अंदर में होगा, गा आ रहा है, इसका मतलब मुस्तकबिल हो जाएगा। अगर लास्ट में ता रहता तो हाल हो जाता, और माजी तमन्ना जिसके लास्ट में अगर या काश रहता, काश, है ना, काश रहता तो तमन्ना हो जाता, और अगर माजी मतलब बोलता था जिसके लास्ट में था रहता तो उसको मतलब माजी हो जाता, ठीक है। इसे याद रखना था। 2 दिन बाद मेरा इम्तिहान होगा, कहीं ना कहीं मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 55 का। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, अस्पताल क्या है? अस्पताल क्या है? तो अस्पताल एक जगह है, देखिए अस्पताल लिखा था मगर अस्पताल पढ़ा जाता है, ठीक है ना, अस्पताल है। तो अस्पताल क्या होता है बुआ, है ना, तो एक हॉस्पिटल बोलते हैं ना, अस्पताल हॉस्पिटल, तो एक जगह है ना, इसमें ज़र्फ हो जाए। ऑप्शन नंबर हम अभी बताया ना, जहाँ एक सही जगह का नाम पता चले उसको मतलब बोलते हैं, इसमें ज़र्फ बोलते हैं। तो जगह का नाम है कि नहीं है, सुबह शाम होता है, तो ये भी मतलब जो ज़माना का नाम हो जाएगा, तो इसमें ज़र्फ हो जाएगा। अस्पताल क्या आ जाएगा, इसमें ज़र्फ हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। 56 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, वकील की जमा क्या होगा? वकील का जमा क्या है? वकील का जमा वकला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखिए या को हटाइए, लास्ट में हमजा और अलिफ और हमजा का प्रयोग कर दीजिए, तो वकील को हटाइए तो वह काफ लम कल, है ना, तो काफ लम कल रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं ऐसे, तो वक, है ना, अल्लाह, तो वकला, तो बन गया ना वकला, क्योंकि या को हटाना है, उसमें जो जोड़ देना है। तो वकील का जमा वकला, शरीफ का जमा सरफा, अमीर का जमा अमरा, खरीम का जमा खरमा, है ना, गरीब का जमा गुरबा। इस तरह से आपको देख लीजिए, या हटा के देख लीजिएगा, जमा बना लीजिएगा। मज़ेदार ट्रिक है, सब एकदम खतरनाक ज़बरदस्त मज़ेदार ट्रिक है ना, धोती फाड़ ट्रिक है एकदम, जो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला इस वही जमा बनाने का ट्रिक, आप लोग देख लेना पूरे खोज के, ठीक है ना, रट्टा मारने के अलावा कुछ नहीं। मगर हम अगर आप लोग अच्छे तरह से पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, तो हम आपको और इसका ट्रिक देंगे। आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को मतलब जो सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, है ना, सपोर्ट कर दीजिए मेरा, है ना, तो आप लोग को फिर अच्छे तरीके से रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हमारे चैनल से बने रहें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा करेगा। बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? देखिए बामानी लफ्ज़ हम लोग कहते हैं, बामानी लफ्ज़ को जो हम लोग कहते हैं कलमा कहते हैं ना। तो यहाँ कलमा नहीं होता, मोहम्मद होता है, मगर मोहम्मद ऑप्शन में तो रहता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलमा। तो बामानी लफ्ज़ हम लोग क्या कहते हैं बुआ? बामानी लफ्ज़ को हम लोग कलमा कहते हैं। कलमा का दूसरा नाम मौजू है, दूसरा नाम क्या है? मौजू। कलमा कितने किस्म होते हैं? 3 किस्म होते हैं। कलमा कितने किस्म होते हैं? 3 किस्म, याद रख लीजिए, है ना। कलमा कितने किस्म में? फेल, है ना, इस्म और हर्फ, ये 3 किस्म है, याद रखिए। कलमा कितने किस्म होते हैं? 3 किस्म है, फेल, हर्फ और इस्म, याद रख लीजिएगा। मौजू किसका नाम है? कलमा का दूसरा नाम मौजू है, ठीक है। चलिए याद रख लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं।
बातिन की जिद क्या होगी? बातिन की जिद होता है जाहिर। बातिन की जिद क्या होगा बुआ? 59 नंबर क्वेश्चन है, बातिन की जिद क्या होगा? बातिन का जिद क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जाहिर। जाहिर उल्टा शब्द, यानी जिद मतलब उल्टा शब्द है ना। बाहर का उल्टा खजा होता है, ईमान का उल्टा कुफ्र होता है, हक का उल्टा बातिल होता है। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। नसीब का उल्टा फिराज होता है ना। तौहीन का उल्टा इज्जत होता है ना। और इस तरह से आप देख सकते हैं, और क्या बोलते हैं, और आबाद का उल्टा बर्बाद होता है ना। आज़ाद का उल्टा गुलाम होता है। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारा आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी में यानी किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो याद रखें, किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बोलते हैं मजारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? मजारी। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें दोनों हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है उसको हम मुस्तकबिल यानी जो है मजारी बोलते हैं। क्योंकि हाल है, हाल तो यहाँ पे ये माजी है, मुस्तकबिल है, पर मुस्तकबिल यहाँ पे कुंजी नहीं है, तो मजारी नहीं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, मजारी। 60 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, मजारी। जिसमें दो टेंस पाया जाए तो उसको मजारी बोलते। याद रखें, इतना याद रखें, जिसमें दो सेंटेंस पाया जाएगा, जिसमें दो गो नाम पाया जाएगा, दो गो जमाना पाया जाएगा, उसको हम मजारी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, उसका 61 नंबर क्वेश्चन है कि मकतूब शहबाज में बशरिया कौन थी? तब महमूद है, यानी कहीं ना कहीं मकतूब है, मकतूब मतलब खत, खत अरबी में बोलते हैं खत इसको। ठीक है ना। चलिए, फारसी में मकतूब शहबाज में है ना, मकतूब यानी फारसी में मकतूब, खत को उर्दू में खत और फारसी में मकतूब होता है। ठीक है ना। तो मकतूब शहबाज में बशरिया कौन थी? तो याद रखेंगे बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेटी थी। शहबाज की बेटी का नाम बशरिया है। चलिए, बेटी थी। 61 नंबर का देख लीजिएगा आप लोग, 61 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या हो जाएगा? बेटी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्लियर है, याद रखिए। 62 नंबर क्वेश्चन है, शहबाज का पूरा नाम क्या है? शहबाज का जो पूरा नाम था यानी अब्दुल गफूर है ना, मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज, मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज था। शहबाज का पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 62 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज है। ठीक है ना। क्लियर, याद रखिए, शहबाज ये तखल्लुस है। ठीक है ना। शहबाज की पैदाइश जो है 1860 ईस्वी में हुई थी। 1860 ईस्वी में, 1860 नहीं तो 30 रहेगा, 30 नहीं तो 29 रहेगा, जो भी देख लीजिएगा आपको, 1830 या 1829 जो भी रहेगा मार दीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन देख के। और 1800 शहबाज का इंतकाल 1908 ईस्वी में हुआ था बुआ। ठीक है ना, 1808 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, 1908 ईस्वी में शहबाज का इंतकाल हो गया था। और शहबाज दूसरी बीवी के शादी जो किया था 1898 में किया था। ठीक है ना। दारुल सल्तनत अखबार जो 1880 में शाया हुआ था। क्लियर, ये सब क्वेश्चन बहुत खास है। दारुल सल्तनत अखबार 1880 में शाया हुआ था। ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं आगे। मेहदी आफादी उर्दू अंग्रेजी के अलावा किस ज़बान में महारत हासिल करते थे? तो याद रख लीजिएगा, मेहदी आफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा जो है फारसी ज़बान में महारत हासिल करते थे। अच्छा, किस ज़बान में महारत रखते थे? तो याद रखिएगा, फारसी ज़बान है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ जाएगा, फारसी ज़बान। तो उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस ज़बान था? फारसी ज़बान हो सकता है ना। तो 63 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 63 का ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 63 का याद रखिए बच्चों, 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फारसी ज़बान। ठीक है ना, याद रखिए। मेहदी आफादी ने 3 शादी किया, याद रख लीजिएगा। तीसरी बेगम मेहदी आफादी के नाम से तो मशहूर हुई थी, है ना, बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हो गई थी। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत क्वेश्चन खास ये सब। मेहदी आफादी 3 शादी किए थे, याद रख लीजिएगा। चलिए, 64 नंबर क्वेश्चन है, मकबूल अहमद समदानी मकबूल अहमद समदानी और जो है मेहदी आफादी के कौन थे? तो मकबूल अहमद समदानी जो कौन थे बॉयज़ के? तो हमदानी के जो मेहदी आफादी, मकबूल अहमद समदानी मेहदी आफादी के कौन थे? तो दोस्त थे, भाई थे, वालिद थे, चाचा थे। तो इसका आंसर होगा दोस्त थे। कहीं ना कहीं 64 का क्या होना चाहिए? 64 का सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर, कहीं ना कहीं देख लीजिएगा, 64 का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, दोस्त होगा। क्योंकि दोस्त नहीं रहेगा, दोस्त पे तो खत लिखा था, ये मकबूल अहमद समदानी के नाम पे खत लिखा था। पूछ देता कभी कभी, खत किस पे लिखा था? मकबूल अहमद समदानी के नाम पे खत लिखा था। ठीक है ना। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, फैयाज रफ़त का ताल्लुक किस सूबा से था? तो फैयाज रफ़त का ताल्लुक और जो है इस्मत चगताई का ताल्लुक कहाँ से था? ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो से था। ये राजेंद्र सिंह बेदी वाला चैप्टर जिसका इंटरव्यू वाला बात किया गया था। आपसी बातचीत को, गुफ्तगू को, आपस में दो लोगों की गुफ्तगू को हम बातचीत को क्या कहते हैं? तो इंटरव्यू कहते हैं। सबसे पहला इंटरव्यू राजेंद्र सिंह बेदी का 1984 में लिया गया था, है ना, मुंबई में लिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो के लिए मुंबई में लिया गया था। ठीक है ना। इस्मत चगताई इसमें ज़्यादा सवालात पूछे थे, याद रखेंगे। पहला सवालात यानी पूछने वाली कौन थी? इस्मत चगताई थी। ठीक है, पहला सवाल पूछने वाली यही थी, इस्मत चगताई, राजेंद्र सिंह बेदी का। ठीक है, राजेंद्र सिंह 1915 में पैदा हुआ, 1984 में इंतकाल कर गए। ठीक है ना, लाहौर में पैदा हुए थे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है,
66 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन है कि किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू के क्या कहते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन बोले ना, दो आदमी की गुफ्तगू आपसे किसी खास मौजू पर किसी खास विषय पर जो बात करेंगे, दो आदमी की गुफ्तगू क्या कहेंगे 66 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इंटरव्यू कहेंगे, इंटरव्यू कहेंगे। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला इंटरव्यू किसने लिया था, इस्मत चगताई ने ली थी। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, चकबिस की कौन सी नज़म आपके नसाब में शामिल है। चकबिस की कौन सी नज़म आपके नसाब में, इंडिया गेट, हम नौजवान है, मनाजिर कुदरत या मनाजिर कुदरत या मनाजिर फितरत, कौन है या खड़ा डिनर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से जवाब आ जाएगा, मनाजिर फितरत बोलिए या मनाजिर कुदरत बोलिए। ठीक है ना, यही लिखा था इन्होंने। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। 68 नंबर क्वेश्चन है देहरादून किस सूबे के जो है ना, देहरादून किस सूबे का सदर मकाम है। तो देहरादून किस सूबे का सदर मकाम था, उत्तर प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, उत्तराखंड का होना चाहिए। तो 68 का ऑप्शन क्या होना चाहिए आप लोग बताइए, उत्तराखंड होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब उत्तराखंड होगा, बिल्कुल सही जवाब उत्तराखंड होगा। देहरादून कहीं ना, और ये लिखने लायक क्वेश्चन। और 24 का कौन सा जम जो है देहरादून के सफर जब जा रहे थे तो इन्होंने लिखा था, तो यही मनाजिर कुदरत या मनाजिर फितरत। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन को लिखा गया, देहरादून के सफर के दौरान लिखा गया था। तो पूछ सकते हैं। ठीक है ना, दो क्वेश्चन हो सकता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और देहरादून के सफर 24 का इंतकाल 1926 में हुआ था। ठीक है ना, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में हो गया था उसका इंतकाल 26 का। खैर आगे बढ़ते हैं। फालिज की बीमारी से, फालिजे मार दिया था इसको ना। 69 नंबर क्वेश्चन है, चकबीस जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके नसाब में शामिल है। जगन्नाथ आज़ाद का जो नज़म है हमारे नसाब में, मनाजिर कुदरत, इंडिया गेट, हम नौजवान है, परवेश शायरी। कौन सा नज़म है, तो हम लोग सब जानते हैं जगन्नाथ आज़ाद, आ से आज़ाद और अ से इंडिया गेट है ना। जगन्नाथ आज़ाद, अ से आज़ाद और अ से इंडिया गेट, हम नौजवान है। 69 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। 69 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इंडिया गेट के जगन्नाथ आज़ाद ने लिखा। ठीक है ना, इंडिया गेट जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, और इंडिया गेट जो है अंग्रेज़ों के हुकूमत ने बनाए थे, और आज हम लोग इसको अपना बना लिए हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं शायर को बार बार दुखी होता है जगन्नाथ आज़ाद, बार बार इस चीज़ को देखते हैं। तो ये किसकी, इंडिया गेट किसकी निशानी है, गुलामी की निशानी है। ठीक है ना, चलिए आज़ादी की निशानी नहीं, गुलामी की निशानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम में मुल्क के बाद दिल्ली कब आए थे, है ना। जगन्नाथ आज़ाद जो है तकसीम मुल्क के बाद हिंदुस्तान, यानी जो है हिंदुस्तान, जगन्नाथ आज़ाद जो है तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए थे। 1947 में, 1948, 1949, 1950 में। 70 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए सही, 1947, क्योंकि आज़ादी जब यानी अलग अलग भाग हुआ था 1947 में हुआ था ना कहीं। ऑप्शन नंबर ए 1947 में। ठीक है ना, दिल्ली चले गए थे आज़ादी के बाद, जब यानी हिंदुस्तान अलग अलग वर्गों में बंटने लगे तो उस वक्त दिल्ली चले गए थे, 1947 में चले गए थे। ठीक है ना, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 71 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बउआ, कमरे जहाँ ने अफसाना निगारी कब शुरू कर दी। तो कमरे जहाँ ने अफसाना निगारी कब शुरू किया, तो कमरे जहाँ ने अफसाना निगारी कब शुरू किया था, 1966 में। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए, और 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, 1966। क्योंकि 1966 में पहली कहानी लिखी जिसका नाम था जुनून वफा, जो पटना के 9 पंचनामा 9 से जो है ना, पटना के 9 से इन्होंने शाया किया था, जुनून वफा को कहानी को पेश किया था पहली मरतबा कहानी। कमरे जहाँ ने कौन सा अफसाना लिखा, तो जुनून वफा लिखा। पटना सुबह 9 पटना से, हाँ सुबह 9 पटना से कमरे जहाँ ने अपना ये जो है जुनून वफा को शाया किया था। 1966 से अफसाना लिखना शुरू किया। ठीक है ना, कमरे जहाँ याद रख लीजिए। कमरे जहाँ का ताल्लुक समस्तीपुर जिला से था। ठीक है, बुजुर्गवार में पैदा हुए थे, 1952 में पैदा हुए थे कमरे जहाँ, है ना। 51 या कभी 52 दे देता, 1951 या 52 जो ऑप्शन रहेगा वही मार दीजिएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। ज़्यादातर 1900 इसको कहते हैं ना, 1900 क्या बोलते हैं, 1900 हाँ 1951 ज़्यादा रहता है, 1952 देख लीजिए। जो ऑप्शन रहेगा 1951 है तो 1951 है तो 1952। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, मगर जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे ना मारिएगा। चलिए आसियाना किसकी तख्लीक है, तो आसियाना किसकी तख्लीक हम सब जानते हैं। आसियाना जो है, आसियाना नया है, तो आसियाना नया 9 से निगार अजीम है ना। आसियाना किसका तख्लीक है, आसियाना किसने लिखा हमारे नसाब में, तो निगार अजीम का पूरा नाम क्या, मलका मेहर निगार है भैया, याद रख लीजिए ना, मलका मेहर निगार। और कमरे जहाँ ने कटी हुई साख आपकी किताब में लिखे, पर निगार अजीम आसियाना लिखे। आसियाना का मरकजी किरदार बरकत अली सिद्दीकी और जरीना है। ठीक है ना, बहुत अच्छा कहानी है, वो आपको नहीं सुनाएंगे, बाद में सुन लेना कभी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। निगार अजीम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया था इन्होंने। ठीक है ना, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार है। सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार, देख लीजिए पूछ दिया, सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार है। तो कहने कि इसका सही आंसर क्या हो जाए, सिराज और इरफाना किस अफसाना का किरदार, अभी बताएं, आसियाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसियाना के। ठीक है ना, 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आसियाना के। ठीक है ना, आसियाना जो एक था उसके है, आसियाना अफसाना है ना, उसके किरदार है जिसका नाम है इरफाना और सिराज, ये दोनों मियाँ बीबी है। ठीक है ना, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना वो भी मियाँ बीबी है। तो बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम सिराज है और बहू का नाम इरफाना है, याद रख लीजिएगा। चलिए ठीक है, उसी में से पूरे कहानी लिया गया है, आसियाना में से बात किया गया है।
ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 74 नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिए। 74 नंबर क्वेश्चन है धान के खेतों और गाय के भैंसों के गोबरों से कौन सी गैस बनती है भैया। तो कौन सी गैस बनती है, तो ज़्यादा याद रखेंगे मेथन गैस बनती है, ठीक है ना। मेथन गैस गाय के गोबर और धान के खेतों से ज़्यादा गोबर जो गैस जो बनती है, धान के खेतों से ज़्यादा मेथन गैस तैयार होता है, गाय के गोबर से तैयार होता है, ठीक है ना। मेथन गैस 149% अभी बढ़ गया था, 149%, ठीक है ना। 149% हमारे अभी जो है ना मेथन गैस बढ़ गया था। और इसमें जो है 31% जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा हुआ था। पिछले 100 वर्ष में हमारे ज़मीन का दर्जा कितने बढ़ गया था, 0.75 डिग्री, 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था हमारी ज़मीन का दर्जा, 0.75 डिग्री, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मनक़द किया गया था। तो बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मनक़द किया गया था, हम बताया था दीमापुर। ऑप्शन नंबर जैसे देखो दीमापुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मार दीजिए। बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ था, हुआ 2008 में। बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ, 2008 में। क्योटो का ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 2007 में। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस का यानी कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 2007 में। और बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। कब हुआ था, हुआ 2008 में हुआ था, 2008 में, ठीक है ना, 2008 में हुआ था। कितने दिनों के लिए बाल विज्ञान कांग्रेस, 5 दिनों के लिए हुआ था, ठीक है ना, 5 दिनों के लिए। इसमें 556 बच्चा गए थे और 165 उस्ताद और 32 जगहों से आदमी लोग गए थे, बच्चे लोग और टीचर को मौका मिला था जाने का, ठीक है ना, बाल विज्ञान कांग्रेस में। इसमें सबसे बड़े साइंसदान जिसका नाम था APJ अब्दुल कलाम भी इसमें शिरकत किए थे, ठीक है ना। चलिए खैर ये सब क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, हटाइए। इसका आंसर हो जाएगा दीमापुर, 75 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, दीमापुर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू नसरी में सादा नसर नवैसी की को किसने रिवाज दिया था। तो उर्दू नसरी में सादा नसरी नवैसी को किसने रिवाज दिया, सैयद ने, सिबली ने, हाली ने, नज़ीर अहमद ने। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए यहाँ पे नज़ीर अहमद होना चाहिए, है ना, या सर सैयद अहमद खां होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से बताइए, तो सर सैयद अहमद खां होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर 76 का सही आंसर होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। 76 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही जवाब, सर सैयद अहमद, क्योंकि सर सैयद अहमद खां बहुत बड़े एक शायर थे। इसको बाबाए उर्दू नसर भी कहा जाता है। पूछ देगा बाबाए उर्दू नसर, तो उर्दू नसर जैसे याद रखेगा ना, तो यही आपसे बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। बाबाए उर्दू, बाबाए है ना, बाबाए उर्दू नसर किसको कहा जाता था, सर सैयद अहमद खां को। जैसे नसर से नसर, सर सैयद अहमद खां को नवैसी का रिवाज किसने दिया, सर सैयद अहमद खां ने दिया। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है ना। और उर्दू का बाबाए उर्दू किसे कहते हैं, मौलवी अब्दुल हक को कहते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन बहुत खास है। 77 नंबर क्वेश्चन है हयात जावेद की मुसन्निफ कौन है। हयात जावेद की मुसन्निफ कौन है। 77 नंबर क्वेश्चन है हयात जावेद सिबली नुमानी या हाली, नज़ीर अहमद आबादी, है ना, नज़ीर अहमद या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसके सही आंसर बताइए, हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है। 77 नंबर क्वेश्चन का बताइए सही आंसर, 77 का सही आंसर बताइए। 77 का ऑप्शन हो जाएगा हाली। कहीं ना कहीं हयात जावेद जो है हाली ने लिखा था, क्योंकि हम लोग की किताब में ये चीज़ है नहीं। इसका सही आंसर आप लोग, ये बिहार बोर्ड ने अलग दे दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना, हाली दे दिया था। हयात जावेद किसके मुसन्निफ हो जाएंगे, हाली, ठीक है ना। ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, सही आपको हाली का लिखा हुआ है जो हयात जावेद है। खैर आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून हुए। तो सर सैयद अहमद खां जो कहाँ दफन हुए, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, अलीगढ़ में। अलीगढ़ इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इन्होंने ही बनाया था, है ना। जब यानी हिंदुस्तान में इसको जब देखा गया इसको अच्छा नहीं बना, तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोला, जिसका नाम पहला नाम था अलीगढ़ का मोहम्मदन एंग्लो न्यूट्रल कॉलेज बना, पहला इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो। उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ा, उसके बाद फिर अलीगढ़ बढ़ गया, उसके बाद फिर आज पूरे दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से पूरे मशहूर है। और ये सर सैयद अहमद खां की देन थे कि सर अलीम जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोला, जिससे आज बहुत सारे दुनिया में बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मकाम पे है, अच्छे तैयारी कर रहे हैं, अच्छे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उस मकाम से, है ना, कहीं ना कहीं। तो ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं। और ये सर सैयद अहमद खां को 1878 में सर का खिताब इसको मिला था, अंग्रेजों ने दिया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर से। और इन्होंने जब इंग्लिस्तान का सफ़र किया 1969 में, 1869 में इंग्लिस्तान गए और वापस आकर इन्होंने तहजीबुल इखलाक के नाम से किताब निकाला। एक किताब निकाला छोटा सा, तहजीबुल इखलाक, याद रख लीजिए आप लोग, तहजीबुल इखलाक के नाम से किताब निकाला 1878 में, ठीक है ना। इंग्लिस्तान से वापस आकर 1869 में, हाँ 1800 याद रख लीजिएगा, 1869 में इंग्लिस्तान गए और 1869 में ही ये किताब लिखा। बोलेगा तहजीबुल इखलाक के नाम से किताब कब जारी हुआ, तो 1869 में लिखा गया था, ठीक है ना, तहजीबुल इखलाक के नाम से किताब लिखा गया था, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और 1878 में इसको सर का किताब मिला था, किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुआ, 1817 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1898 में इंतकाल कर गए, ठीक है ना, 1898 याद रख लीजिएगा। दिल्ली में पैदा हुए और ये अलीगढ़ में इंतकाल कर गए। क्लियर है, याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
79 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी बच्चों? तो याद रखेंगे घर पे। अक्सर बच्चे जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाला क्वेश्चन डॉक्टर अब्दुल मुगनी की या किसी भी तालीम जो होता है, ज़्यादातर सभी की शुरुआती जो तालीम होती है, इब्तिदाई तालीम मतलब शुरुआती तालीम हमेशा सबके बच्चे के घर पर होती है। ऑप्शन नंबर बी मान दीजिए, घर पर होती है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की बताया 1934 में हुई थी, है ना, 2006 में इंतकाल कर गए थे। 1934 में पैदा हुए, 2006 में इंतकाल कर गए, ठीक है ना। और याद रखेंगे औरंगाबाद, यानी तो बिहार मार दीजिएगा, पैदा हुए थे 1934 में। कब? 1934 में पैदा हुए थे। औरंगाबाद ना तो बिहार, औरंगाबाद जिला था, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन था। 80 नंबर क्वेश्चन है, नसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? शामिल नसाब अदब की पहचान क्या है? याद रखिएगा, अदब की पहचान, ठीक है ना, अदब की पहचान क्या है? तो अदब की पहचान क्या, याद रख लीजिएगा, अदब की पहचान की क्या है? तो याद रखिए, अदब की पहचान क्या है? मजमून है। अदब की पहचान क्या है? तो मजमून है, याद रख ले बच्चों, अदब की पहचान क्या है? मजमून है। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अदब की पहचान को मजमून लिखा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अदब की पहचान, ठीक है ना, अदब से। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का, डॉक्टर हमेशा अदब से देखते हैं सब चीज़, कहते हैं ना वो अदब से खड़े हो जाओ, है ना, सब चीज़ देखते डॉक्टर। तो याद रखेंगे डॉक्टर अब्दुल मुगनी अदब की पहचान लिखे, ठीक है ना। ऑप्शन मजमून निगार है। हाँ, डॉक्टर अब्दुल मुगनी क्या थे? तो मजमून निगार थे। क्लियर है, याद रख सकते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है बउआ, पानी भरना से क्या मुराद है? पानी भरना से यानी पानी फेरना या पानी भरना बोल देता कभी कभी, देख लेना, सही से देखना। पानी यहाँ पे भरना लिखा हुआ है, पानी फेरना तो बर्बाद है, इज्जत बर्बाद करना, है ना, नाक कटा देना, वही कुछ है। तो पानी भरना यहाँ पूछ रहा है, पानी भरना से क्या मुराद है? तो जो है जो कहीं ना कहीं मैड ख़त्म होना, है ना, या उम्मीद होना, या पानी ख़त्म होना, या पानी भरना। तो पानी भरना का जो मतलब होता है, कहीं ना कहीं पानी भरना का जो मतलब होता है, ठीक है, पानी भरना के 81 का क्या आंसर होना चाहिए? पानी भरना का असल जो मकसद होता है, याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं उम्मीद ख़त्म होना, है ना, कहीं ना कहीं उम्मीद ख़त्म। यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे दिए। और पानी भरने का मतलब क्या होता है? नौकर बन के किसी की ज़िंदगी में जाना, ठीक है ना, गुलामी करना। पानी भरना मतलब गुलामी करना होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो उम्मीद हो, है ना, उम्मीद ख़त्म होना, क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा उम्मीद ख़त्म होना। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 81 का जो होगा, 81 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, उम्मीद ख़त्म होना। ऑप्शन मार दीजिए, उम्मीद ए हो जाएगा, उम्मीद ख़त्म होना, अलिफ यहाँ पे है, ठीक है ना, उम्मीद ख़त्म होना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं कुरान पढ़ता हूँ, डॉट डॉट क्या होगा? मैं कुरान पढ़ता हूँ ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं कुरान पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हूँ, हो नहीं, है नहीं, है नहीं ना, ठीक है ना। हूँ, मैं किताब, है ना, मैं कुरान पढ़ता हूँ, 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहीं ना कहीं 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, वह जा रहा है कौन सा सेगा है? वह जा रहा है यानी वह जा रहा है कौन सा सेगा है? पहली बात तो वह जा रहा है यानी वह जो हो जाएगा, ये गायब वाला बात हो रहा है। अब वह जा रहा है, तो जा रहा है, तो वह जा रहा है, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। वाहिद यानी वह क्या है, वाहिद हो जाएगा और गायब हो जाएगा, वाहिद गायब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से जवाब, ऑप्शन नंबर ए वाहिद गायब हो जाएगा, ठीक है ना। वह जा रहा है कौन सा सेगा है? वाहिद गायब हो जाएगा, 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, साबका तलाश करे। साबका, 84 नंबर क्वेश्चन है, साबका तलाश करे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन साबका तलाश करे। तो खर्द देखो यहाँ पे, खुर्द मंद, है ना, खुर्दमंद, दानिशमंद, है ना, शिफा खाना, है ना, जी शोर। तो साबका मतलब सबसे पहले, तो खुर्दमंद, दानिशमंद नहीं होगा, शिफा खाना नहीं होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे शऊर था, यहाँ पे पहले बात था शऊर था, अभी हो गया जी शऊर, जी शऊर। तो ऑप्शन नंबर ए शुरू में लग गया जी, और शऊर पहले से होता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साबका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी शऊर हो जाएगा, है ना, जी शऊर, याद रखेंगे, जी शऊर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि हमद का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा? हमद का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होता है? बोलते हैं ना हमदो सना, है ना, हमदो सना, हमदो सना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए होगा, हमदो सना, यानी ऑप्शन नंबर ए सना। हमद का मुतरादिफ यानी मिलता जुलता जो शब्द होता है, मिलता जुलता जो शब्द होता है वो होता है शना, यानी हमदो सना, है ना। चलिए सरमो हया, इस तरह से मिलता जुलता शब्द होता है ना। बातचीत, गली कोचा, है ना, शानो शौकत, है ना, शानो शौकत, और आबो हवा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, इसमें नकरा कौन है? इसमें नकरा बताइए, इसमें नकरा कौन है? दर्जन में से इसमें नकरा कौन है? दर्जन में से इसमें नकरा कौन है? तो याद रख लीजिए, इसमें नकरा बोलते हैं जो खास ना हो, यानी जो इसमें नकरा बोलेंगे जो खास ना हो, इसमें नकरा कौन होगा? जो खास ना हो। तो खास ना कौन होगा इसमें? और इसमें नकरा को इसमें आम भी बोला जाता है, इसमें खास यानी उसे होता है इसमें मरफा, इसमें मरफा जो खास हो, इसमें नकरा जो खास ना हो। तो याद रखिएगा, पटना यहाँ पे खास है, गया यहाँ पे खास है, मुजफ्फरपुर यहाँ पे खास है, पर शहर यहाँ पे खास है। शहर कौन शहर? नहीं मालूम चल रहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पे नकरा हो जाएगा, पर ये मुजफ्फरपुर
कानपुर, गया, पटना, ये सब क्या हो जाएगा, इसमें मुअर्रफा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, मुअर्रफा हो जाएगा। ठीक है ना, मुअर्रफा याद रखिएगा, मुअर्रफा हो जाएगा। मुअर्रफा बोलते हैं खास चीज़ को इसमें खास से बोला जाता है, इसमें नकरा को इसमें आम बोला जाता है। ठीक है ना, तो याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, घर जाओ कौन सा फेल है, कौन सा जुमला है। घर जाओ, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऑर्डर दिया जाता है, अमरिया। ऑप्शन नंबर 1 घर जाओ, खाना खाओ, है ना, पढ़ो लिखो, घर जाओ, कौन सा फेल है, तो यानी कहीं ना कहीं अमरिया हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, 87 का जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अमरिया होगा। एक गिलास पानी लाओ, है ना, चाय पिलाओ, है ना, मोबाइल दिखाओ, तो ऐसा मतलब कोई हमको दबाव दिया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अमरिया हो जाएगा, ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, कासिफ खेल रहा है, इस जुमला में कासिफ क्या है, तो कासिफ खेल रहा है, इस जुमला में कासिफ क्या था, कासिफ यानी सजीव है। सजीव बोलते, सजीव को कौन जी बोलते थे, आपको बताए थे ना, सजीव मतलब फाइल। ऑप्शन नंबर यानी कासिफ खेल रहा है, इस जुमला में कासिफ क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। कासिफ क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। कासिफ क्या हो जाएगा, इसमें फाइल हो जाएगा। कासिफ खेल रहा है, इस जुमला में कासिफ क्या है, तो याद रखेंगे कासिफ एक लड़का है जो खेल रहा है, इस जुमला में कासिफ फाइल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कासिफ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी फाइल हो जाएगा। कासिफ क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। कासिफ क्या होगा, फाइल हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फाइल बोलते हैं जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और मफूल को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पूछा कि कासिफ क्या है, तो कासिफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, और मफूल यहाँ पे होगा। कासिफ क्या है, एक लड़का है खेल रहा है, इसका मतलब हम इसका ट्रिक दे दिए हैं सजीव और निर्जीव वाला। ठीक है ना, सजीव यहाँ पे कासिफ क्या है, खा सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, दौड़ सकता है, हर चीज़ है, यहाँ सजीव हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं कासिफ खेल रहा है, इस जुमला में कासिफ क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है, माजी ना तमाम की मिसाल क्या हो जाए। माजी ना तमाम, ना का मतलब नहीं, तमाम का मतलब पूरा, नहीं पूरा हुआ मिसाल बताना है, यानी जो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो वह आया होगा, इसमें तो बातें खत्म है। वह आते थे, है ना, वह आया था, वह आ चुका है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, वो आते थे, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसमें अभी बात बोला जा रहा है कि वो आते थे, पता नहीं अभी आए कि नहीं आए पता नहीं, मगर वो आते थे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं 89 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, वह आते थे, वह आते थे, है ना। माजी न तमाम यानी बात अभी पुरानी, वह खाना खाते थे, है ना, वह सो रहे थे, वह फिल्म देख रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, है ना, वो एक लड़का से लड़की, वह एक लड़का है ना, एक लड़की से मोहब्बत कर रहे थे, है ना, वह और ये मोहब्बत करते मतलब हमेशा करते रहे। तो ये सब बात अलग अलग हो रही है, मतलब जिसमें काम यानी जो क्रिया होगा, यानी जो फेल होगा, पूरा नहीं होता है ना। राम जा रहा था, तो जा ही रहा था, अभी ख़त्म में नहीं हुआ है। राम खा रहा था, है ना, शाहिद मेला में जा रहा था, है ना, और जो है वो रसीद जो है लड़की पसंद कर रही थी, यार बोलते नहीं, रसीद लड़की पसंद कर रहा था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो मतलब जैसा क्वेश्चन यार जिसमें लगातार काम होते रहता है ना, लड़की पसंद हो रही थी, अभी तक मतलब पसंदें हो रही है, तो मतलब काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी चालू हुए है, तो इसका मतलब हो जाएगा माजी ना तमाम हो जाएगा। ठीक है ना, माजी ना तमाम। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है बउआ, दर्जेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, दर्जिल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। मुज़क्कर देखिए, मुज़क्कर मतलब होता है लड़का, मुज़क्कर का मतलब बोलते हैं पुरुष, है ना, मुज़क्कर का मतलब लड़का बोलिए, मुज़क्कर का मतलब पुरुष बोलिए, मुज़क्कर का मतलब और कुंची बोल सकते हैं आप लोग, मर्द बोलिए, ठीक है, और मुअन्नस का मतलब बोल सकते हैं औरत बोलिए, ठीक है ना, स्त्री बोलिए, है ना, और इस तरह से लड़की बोलिए, जो बोल लीजिए आप समझ सकते समझिए। ठीक है, मुज़क्कर का नाम है तस्किरा, मुज़क्कर का दूसरा नाम तस्किरा, और मुअन्नस का दूसरा नाम जो है ना तानीस, है ना, तानीस होता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग नाम से पूछ सकता है। मुज़क्कर का तस्किरा बोलेगा तो मुज़क्कर, है ना, तानीस बोलेगा तो मुअन्नस। ठीक है, तो इस तरह से लड़का लड़की जो भी अलग अलग देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पूछा दर्जन में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है, यानी रहमत, सेहत, जहन्नम, जन्नत। जन्नत मुज़क्कर है, क्यों, जन्नत जो है ना मुज़क्कर है। क्या हो जाएगा, 90 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, 90 का बताइए, 90 का ऑप्शन नंबर देखिए, जन्नत, खुदा ने जन्नत बनाई है, नहीं ऑप्शन जन्नत नहीं होगा, मुज़क्कर जन्नत नहीं है, जहन्नम, खुदा ने जहन्नम को बनाया, है ना, खुदा ने जहन्नम को बनाया, है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जहन्नम हो जाएगा, है ना। जहन्नम बहुत ही भयानक, है ना, एक जगह है जिसमें इंसान को जलाया जाएगा, ये सब ऐसा सब सेंटेंस बोला जा रहा है जिसमें, है ना, तो जहन्नम हो जाएगा, जहन्नम क्या हो जाएगा, यहाँ मुज़क्कर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू की पहली मसनबी का नाम बताइए। उर्दू की पहली मसनबी का नाम क्या बताइए, तो मुअन्नस बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे रहमत मुअन्नस हो गया, सेहत मुअन्नस हो गया, जन्नत मुअन्नस हो गया, चादर मुअन्नस हो गया, तकिया मुअन्नस हो गया, है ना, रजाई, गद्दा, तोशक, तकिया, जो हम जिस चीज़ को बिछा रहे हैं ना, वो सब सारी चीज़ हो जाएंगे मुअन्नस हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से पर्दा मुअन्नस होगा कि मुज़क्कर होगा,
आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा चीज़ जो होगा ना, किताब तो मुअन्नस होगा, ठीक है ना, मुअन्नस होगा, किताब मुअन्नस होगा, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है। बहुत इसमें बोले मुअन्नस मुज़क्कर का आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा दिमाग मत लगाए ना, तो आपकी गलतियाँ 100% की गलतियाँ कर लीजिएगा, क्योंकि मुअन्नस मुज़क्कर एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा, आप इसके बदले दूसरा क्वेश्चन सही बना लीजिएगा। मुअन्नस मुज़क्कर आप ना बनाएं, हम आपसे इतनी गुजारिश करेंगे कि मुअन्नस मुज़क्कर आपको अगर समझ में अच्छे से आ गया तो बनाएं, और नहीं कन्फर्म है तो बनाएं, अगर कन्फर्म नहीं है तो मुअन्नस मुज़क्कर को छोड़ दें। अच्छे तरीके से मैं अच्छा बता रहा हूँ, एक अच्छा तरीका दे रहा हूँ, एक अच्छा नॉलेज बता रहा हूँ, नॉलेज की हैसियत से, कि आप मुअन्नस मुज़क्कर को टच ना करें, है ना। अगर आपको बन रहा है सवाल, तो अगर इसका हिम्मत है कि इसका सही आंसर यही है, दावा है ना, तो बना दीजिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू की पहली मसनबी का नाम बताइए। उर्दू की पहली मसनबी का नाम बताइए। हमने कहा था बुआ, उर्दू की पहली मसनबी का नाम कदम राव पदम राव है। तो उर्दू की पहली मसनबी यहाँ पे कदम राव पदम राव दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे कदम राव पदम राव नहीं होता तो बोलते नौसरहार बोल देते, ठीक है, नौसर यहाँ पे रहता, तो कदम राव पदम राव नहीं रहेगा तो नौसरहार। तो उर्दू की पहली मसनबी का नाम है कदम राव पदम राव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर याद रख लीजिएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि गुल बकावली, यानी गुल बकावली, यहाँ बकावली लिख दिया गया सीधे, गुल बकावली का महबूब कौन था। गुल बकावली का महबूब, यानी बकावली जो है ये लड़की है, जिन्नात की लड़की है, जिन्नात की एक बेटी थी। इसको, जिन्नात की बेटी को एक इंसानी लड़के से मोहब्बत हो जाता है, तो वही वाला बात है। तो बकावली का जो महबूब था कौन था, तो बकावली लड़की है। लड़की अपने शौहर को क्या मानती है, ताज मानती है, तो ताज से आंसर याद रख लीजिए, ताजुल मुलूक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 92 का ऑप्शन नंबर है ताजुल मुलूक। गुल बकावली का महबूब कौन था, ताजुल मुलूक। और जैनुल मुलूक ये बादशाह का दरबार था, यानी जैनुल मुलूक में प्रवेश की, यानी बादशाह के दरबार में गई थी, है ना। इस तरह से याद रख, ताजुल मुलूक। गुल बकावली अपने आशिक को, यानी लड़की हमेशा अपने आशिक को या अपने शौहर को क्या मानती है, ताज मानती है। तो 92 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताजुल मुलूक हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ट्रिक जो है मज़ेदार धमाकेदार ट्रिक है, याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए, गुल बकावली बादशाह के सामने अपना नाम फिरोज बताती है, इब्ने फिरोज बताती है, ठीक है ना। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिएगा, नसीम की मशहूर मसनबी का नाम क्या है। अभी बताएं, नसीम की मशहूर मसनबी का नाम है गुलजार नसीम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, गुलजार नसीम हो जाएगा। दयाशंकर नसीम, दयाशंकर नसीम 1811 में लखनऊ में पैदा हुए। लखनऊ ये जो है ना कश्मीरी, सॉरी लखनऊ में पैदा हुए, कश्मीरी पंडित थे। कैसे पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे। और 1811 में बेचारा पैदा हुए, और 1800 भाग इसका ऐसा था कि 1811 में पैदा हुआ, 1845 में मर गए, 1845 में इंतकाल कर गया, ठीक है। तो याद रखिए लखनऊ में। और इसके जो मशहूर मसनबी है इसका नाम है गुलजार नसीम। इन्होंने इतना ही कम दिनों में अपना नाम रोशन कर लिया, ये दुनिया से चले भी गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा चैप्टर जो है दयाशंकर नसीम का ही है पूरे बुक के अंदर। 94 नंबर क्वेश्चन क्या देख लीजिए, 94 नंबर क्वेश्चन है, और उसका जो गुलजार नसीम का जो मसनबी किरदार है वो कौन है, गुल बकावली। अभी जो बताया गुल बकावली है, ठीक है ना, जिसका नाम इब्ने फिरोज है। गुल बकावली नहीं तो इब्ने फिरोज रहेगा। मुसफ़ी का पूरा नाम क्या है, तो गुलाम हमदानी मुसफ़ी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुलाम हमदानी मुसफ़ी। गुलाम हमदानी 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलाम हमदानी मुसफ़ी हो जाएगा, गुलाम हमदानी मुसफ़ी हो जाएगा, क्लियर है। 95 नंबर क्वेश्चन, शामिल नसाब मसनबी में, शामिल नसाब मसनबी, ठीक है ना, शामिल नसाब मसनबी जज्बा इश्क के शायर कौन है। गुलाम नसाब जो जज्बा इश्क जो है गुलाम हमदानी मुसफ़ी, तो मुसफ़ी हो जाएगा। गुलाम हमदानी मुसफ़ी का जो मसनबी के शायर कौन है, जज्बा इश्क के मसनबी का नाम है गुलाम हमदानी मुसफ़ी, यानी मुसफ़ी का ऑप्शन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मुसफ़ी का है। गुलाम हमदानी मुसफ़ी का लिखा हुआ जज्बा इश्क है, ये क्या है, जज्बा इश्क क्या है, मसनबी है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा देखिए, मुबारक अज़ीम आबादी उर्दू के साथ साथ किस ज़बान में शायरी करते थे। मुबारक अज़ीम आबादी उर्दू के साथ साथ किस ज़बान में शायरी करते थे, तो उर्दू होगा, अरबी होगा, अंग्रेज़ी होगा, तो किस ज़बान में, कहीं ना कहीं 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला कि जो है 96 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे। 96 नंबर क्या क्वेश्चन है कि मुबारक अज़ीम आबादी जो उर्दू के अलावा उर्दू के साथ साथ किस ज़बान में शायरी करते थे, कहीं ना कहीं और फारसी ज़बान में। पहले ज़्यादातर फारसी ज़बान चलता है, इसलिए फारसी ज़बान में मुबारक अज़ीम आबादी जो उर्दू के साथ साथ फारसी ज़बान में शायरी करते थे, ठीक है ना। चलिए याद रख लीजिएगा। मुबारक अज़ीम के उर्दू का साथ थे दाग दहलवी, और फारसी का साथ थे अब्दुल हमीद परेशान थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत 1869 में पैदा हुए थे, 1869 में मुबारक अज़ीम पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम के उस्ताद कौन थे। उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीम के उस्ताद कौन थे, तो याद रखिएगा दाग दहलवी, ऑप्शन नंबर बी। उर्दू शायरी से पूछा तो दाग दहलवी, और अगर फारसी पूछता तो यानी हो जाता है अब्दुल हमीद परेशान। अब्दुल हमीद परेशान उर्दू पूछता तो दाग दहलवी, और अब्दुल हमीद परेशान फारसी के हैं, ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या, अहमद फ़राज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे। अहमद फ़राज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे, तो याद रख लीजिएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा
तो याद रख लीजिएगा अहमद फिराज जो बुनियादी तौर पर किस तरह के शायर थे, तो रोमानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से जाओ, रोमानी मिजाज के शायर थे, ठीक है ना। 98 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अहमद फिराज जो है 1933 में पैदा हुए थे, पेशावर यूनिवर्सिटी में पैदा हुए थे, ठीक है, 1933 में। और 2009 में इसका जो है ना यहाँ कहाँ दरभंगा में आए थे मुशायरे में, और 2009 में ही अहमद फिराज का इंतकाल हो गया था, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 99 नंबर क्वेश्चन है कि हसन नईम का सिलसिला नस्ब की जो है सहाफ़ी तक पहुँचता है, कहाँ तक पहुँचता है, तो अबू बकर तक पहुँचता है, हज़रत उमर फारूक तक पहुँचता है, हज़रत उस्मान तक पहुँचता है, हज़रत अली तक पहुँचता है। तो 99 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे हज़रत अली तक पहुँचता है। हसन नईम का ताल्लुक कहाँ तक पहुँचता है, हज़रत अली तक पहुँचता है, ठीक है ना। हज़रत ऑप्शन नंबर डी हज़रत अली तक पहुँचता है हसन नईम का सिलसिला, है ना, सहाफ़ी के हैसियत से, है ना, खानकाओं काबाओं के हैसियत से ये बहुत आगे जा चुके थे, ठीक है ना। ये मुजाहिद को ज़्यादा मानने वाले थे हसन नईम का पूरा नाम सैयद हसन, देख लीजिएगा आप लोग, सैयद हसन है, ठीक है ना। चलिए खैर बात करते हैं आगे। मेहदी फ़ातिह का असल नाम मेहदी हसन और सैयद हसन नईम का असल नाम सैयद हसन, ठीक है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। 100 नंबर क्वेश्चन है कि शामिल नसाब में हसन नईम की मसनबी और हसन नईम की पहली गज़ल कितने इशार पर मुश्तमिल है। तो हसन नईम की जहाँ बात होती है याद रख लीजिएगा आप लोग, हसन नईम एक बहुत बड़े शायर थे जिन्होंने क्या बोलते हैं इसके बारे में तो गज़ल के बारे में इन्होंने लिखा है, और इसका जो पहला शेर था 5 मिसरों पर मुश्तमिल था, याद रख लीजिएगा। और हसन नईम का असल नाम तो आपको बताइए सैयद हसन था, और ये 1924 में पटना में पैदा हुए थे, ठीक है ना। हसन नईम 1924 में 6 जनवरी 1924 में पैदा हुए थे, और 1991 में, है ना, इंतकाल कर गए थे, ठीक है ना। मुंबई में इंतकाल कर गए, मुंबई में 22 फरवरी 1991 में हसन नईम का इंतकाल हुआ, और 1924 में 6 जनवरी को 1924 में पटना में पैदा हो गए थे, ठीक है ना। और याद रखेंगे इसका जो पहला शेर है 100 नंबर में जो क्वेश्चन पूछ दिया है, हसन नईम की पहली गज़ल कितने इशार के मुश्तमिल थे, तो याद रखेंगे 5। ऑप्शन नंबर 100 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 मुश्तमिल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज की इस महामैराथन क्लास में हमने दूसरा महामैराथन क्लास में देखा, आज 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव यानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था, जो कि बहुत ही खास था एग्जाम से, है ना। बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ हम लोग मिले, पढ़े और याद भी करने की कोशिश किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारी यूट्यूब से बने रहे और तमाम महामैराथन क्लास को देखते रहें और तमाम वीडियो को देखते रहें और कामयाबी हासिल करते रहें, और आप लोग पढ़ाई करते रहें और मज़े करते रहें। चलते